नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द ललन टॉप। मेरा नाम है अविनाश और आज मेरे साथ मौजूद हैं विक्रम कोचर, जिन्हें आजकल हर कोई बुग्गू कहकर प्यार दे रहा है। विक्रम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आप बुलाने के लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं? डंकी को प्यार मिल रहा है, बुग्गू को प्यार मिल रहा है। जैसे मैंने बोला कि आपको मोस्टली लोग बुग्गू ही बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, क्या फीलिंग है? अच्छा लग रहा है, डंकी का डंका बजा हुआ है चारों तरफ। तो पीपल आर लविंग इट एंड स्लोली धीरे धीरे करके प्यार बढ़ता जा रहा है लोगों का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब ये सब तो वैसा है जो आपको, मुझे तो नहीं पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, बट हाँ, पीपल आर एंजॉइंग, लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं। बहुत पुराने भूले बिसरे दोस्त, राह पे चलते पड़ोसी, इधर उधर लोग, जो भी मिल रहा है तारीफ कर रहा है, पहचान रहा है। तो मेरे ख्याल से ये टाइम है एंजॉय करने का, तो आई एम हैविंग अ गाला टाइम। परफेक्ट। कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट बोलते ना, ऐसे कि यार ये छप गया दिल पे, अभी तक का डंकी को लेके, बुग्गू को लेके बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला और किससे? किससे मुझे याद नहीं है, पर किसी ने एक मुझे बोला कि यार पहली बार हमने एक नॉन सरदार आदमी को एक सरदार का रोल सरदार से भी बेहतर करते हुए देखा। तो मेरे को लगा अरे यार ये क्या बोल दिया। और एक हनीत रेहान जी का फ़ोन आया था, उन्होंने एक कमेंट दिया कि बाकी सब तो ठीक है, पर तुमने वो जो बुढ़े का पकड़ा है वो बहुत अच्छा पकड़ा है। बिकॉज जनरली एक टेंडेंसी होती है कि आप कैरिकेचरिश में स्लिप कर सकते हो, बट वो बहुत ही फाइन लाइन है जो तुमने पकड़ के रखी, और वो देख के मुझे बहुत मज़ा आया। सो दीज आर 2 कमेंट्स जो कि एकदम से याद हैं, छपे हैं। बाकी हाँ, तारीफ़ें और प्यार तो बहुत जगहों पे मिल रहा है एंड हाँ, लोग फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं तो अच्छा ही लगता है। 21 दिसंबर को रिलीज हुई डंकी। 21 दिसंबर से पहले क्या कैसा था और 21 के बाद क्या बदल गया? मैं 21 से पहले मतलब काम तो चल ही रहा था, काम मैं कर ही रहा था। मैं थोड़ा सा काम करने वाला आदमी ही हूँ। मुझे लगता है कि एक ही तरीका है जीवन जीने का और सर्वाइव करने का, ही काम करते रहो और जो आपको आता है वो काम कीजिए। सो इससे पहले मैं हम सडनली जैसी डंकी आने वाली थी, मैंने सोचा कि ये टाइम है कि मैं थोड़ा सा सिनेमा से दूर जाके मैं वापस आई विल गो बैक टू माई रूट्स। सो मैंने थिएटर करना शुरू किया एंड 2 अलग नाटक थे जो मैंने चुने, और उनमें से एक तो मैंने उन लोगों के साथ थिएटर किया जहाँ से मैंने थिएटर स्टार्ट किया था, तो स्कूलिंग वही थी। तो सारे द प्लेयर्स करके एक सोसाइटी है, उसके लोग थे जो कि आए, और भी फिर बाहर के लोग और भी कलाकार जुड़े। तो वो नाटक करके, वो नाटक बहुत ही शिद्दत से बनाया हमने, बाकायदा 2-3 महीना लेके रोज़। क्या नाम उनके नाटकों के? एवलांच नाम है उस नाटक का। सेरेंडिपिटी करके गोवा में फेस्टिवल हुआ था, तो वहाँ ये प्ले ओपन होना था एंड उस पर काफ़ी लग के और जम के काम हुआ। वेरी अनलाइकली द काइंड ऑफ प्रोडक्शंस विच वी मेक इन बॉम्बे, द हार्डकोर थिएटर जिसे कहते हैं, तो वो किया। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा, पर और वही चाह रहा था मैं कि इस समय गो बैक टू योर रूट्स, रिकिंडल योरसेल्फ, अंडरस्टैंड हु यू आर, नो हु यू आर। सो आई वेंट बैक टू दैट एंड मुझे वो नाटक करने के मिला। फिल्म रिलीज़ हुई, मैं शो कर रहा था तब। 21-22 तारीख तक हम लोग के शो थे गोवा में तो 21 तारीख की रात को हम लोग शो करने के बाद सारे फिर फिल्म देखने भी गए थे। आपने हार्डकोर थिएटर का जिक्र किया है ना, तो जब हम स्टेज पे एक्टिंग कर रहे होते हैं और जब हम कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे होते हैं, दोनों में बतौर एक्टर क्या डिफरेंस फील करते हैं? स्टेज इज मोर लाइव एंड एक बारी जो हो गया, देयर इज नो गोइंग बैक। सो ये जो आफ्टर मैथ और आफ्टर थॉट्स होते हैं कि हाउ इज दिस गोइंग टू लुक लाइक, आप स्टेज पे नहीं रख सकते दिमाग में, बिकॉज जो हो रहा है वो हो रहा है और उसके साथ खेलते जाओ। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्ले। सो यू प्ले। सिनेमा में आप एक ऑफ कोर्स आप सीन का एक फीलिंग समझते हैं, सीन की छवि डायरेक्टर के दिमाग में होती है, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो कोलैबोरेट करके एक परफेक्ट सीन बनना चाहिए। सो उसमें यू कैन गो बैक एंड फोर्थ बट नॉट मच, बिकॉज टाइम है, और टाइम सिनेमा में टाइम चलता है तो पैसा चलता है। सो इट्स एन एक्सपेंसिव मीडियम देयर। सो वहाँ पर जब आप परफॉर्म करते हो, so you try and achieve as much perfection as you can and keeping it candid, not that. So आप सिनेमा में परफेक्शन के आसपास ज़्यादा जाने की आप में कोशिश, जद्दोजहद में लगे। जद्दोजहद, बिकॉज थिएटर जो है वो मान ले सिद्धांत पे काम करता है कि अगर मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ
बढ़िया हवा चल रही है, इस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होके तो आनंद ही आ जाता है। और वहाँ पर अगर कोई घड़ा रखा हो जिसके अंदर ठंडा पानी हो तो वाह, ऐसा लगता है कि आपकी दोपहर जो है वो बड़ी अच्छी हो गई। ये सब जो मैंने आपको बोला, ये जब मैं स्टेज पे बोलूँगा आप मान लोगे। मैं तो अभी भी विजुअलाइज करने लगा था जो आप बोल रहे थे। हाँ, सो स्टेज का मैजिक ये है कि वो मैंने आपको मानने के लिए बोला, आपने मान लिया और आपको वो दिखने लगा और आपको वहीं दिखता रहेगा। सिनेमा में यू कैन नॉट डू दैट। आपको सिनेमा में बिकॉज आपके पास लिबर्टी है कि आप वहाँ जा सकते हैं, वो चीज़ आप कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी, मतलब यू हैव टू गो टू दैट परफेक्शन। वो एक फोटो और पेंटिंग वाली कहानी जो है डिफरेंस, वो एक्टिंग में भी आ ही जाता है बिकॉज आप वो अचीव करने के लिए आपके पास टाइम सब कुछ है। टाइम है, आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं एंड योर ऑडियंस इज मूविंग अलॉन्ग विद यू बिकॉज कैमरा है। तो सिनेमा में ये फ़र्क आ जाता है एंड समटाइम्स ये भी है कि ऑडियंस यहाँ पर मूव करती है ना, कैमरा यहाँ पहुँच गया, कभी कैमरा वहाँ पहुँच गया, तो उस हिसाब से हल्का सा आपको मॉड्यूलेट भी करना पड़ता है। सो इट्स मोर ऑफ एन एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्लानिंग इन सिनेमा, whereas in a theater play it's a play, you perform, you're then and there, it's more of being then and there and for a longer period of time। वो कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी, यहाँ कड़ियाँ आप डिसाइड कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। डंकी की मैं अगर बात करूं, क्योंकि अभी वही चर्चा में है, बहुत प्यार मिल रहा है आपको उसके लिए, डंकी मिली कैसे आपको? थैंक्स टू मुकेश चावड़ा सर, वो काफ़ी समय से मुझे काफ़ी बड़े बड़े मेजर पार्ट्स के लिए ऑडिशन करते रहे। सो इसके लिए भी उन्होंने मुझे ऑडिशन भेजा एंड ऑफ कोर्स उन्हें भी ऑडिशन अच्छा लगा होगा तो उन्होंने बोला होगा कि ये मेरे रिकमेंडेड लोग हैं, आप इन्हें प्लीज़ चेकआउट कीजिए। एंड मेरे ख्याल से राजू सर ने भी बहुत ऑडिशंस देखे, दे गो थॉरली विद दैट। सो प्योरली ऑडिशन बेसिस पे एंड देयर वर नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ ऑडिशंस व्हिच हैपेंड, जो कि ऑडिशन होते रहे। अच्छा, ऑडिशंस का जो प्रोसीजर होता है ना, थोड़ा सा वो बताइए कि जैसे अगर मैं डंकी की ही बात करूं तो इसका ऑडिशन प्रोसीजर क्या था, कैसी लाइंस थी, किरदार का कितना क्या ब्रीफ मिलता था? हाँ, तो शुरुआत में बिकॉज डंकी के स्पेसिफिकेशन पे बात करूँगा तो राजू सर अपनी स्क्रिप्ट्स रिवील नहीं करते हैं इतनी ज़्यादा, बिकॉज वो ऑडियंस के लिए छोड़ देते हैं, वो मज़ा जो है वो किरकिरा नहीं करना चाहते। तो उन्होंने इसी की रेफरेंस के तौर पे एक कोई रिलेटेबल एक लाइंस आई थी हमारे पास लेके, पता नहीं वो किसी कहानी की थी किसकी थी, पर लाइंस थी, एक सीन था हमारे पास आया, तो उस सीन को हमें परफॉर्म करना था जहाँ दो दोस्त हैं और वो कहीं से कुछ मुर्गी चुरा के भाग रहे हैं, तो इस तरीके का सीन था। तो वो सीन हमारे पास आया था एंड मेरे ख्याल से बॉम्बे में बहुत लोगों के पास वो सीन गया, उसमें बुग्गू बल्ली दोनों के ऑडिशंस चल रहे थे। सो मेरे ख्याल से सब ने बुग्गू और बल्ली दोनों के ऑडिशंस दिए ही होंगे। फिर वो उस समय क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म ही हुआ था तो घर से, ये कब की बात है? लगभग 2000 में 2-2.5 साल पहले की बात। ठीक है। सो घर से ऑडिशन करके भेजा और जितना आप कर सकते हो, जितना आप मान लीजिए पटका बांध लिया, दाढ़ी मूछ बढ़ा ली हल्की सी, तो ये सब करके जितना आप कर सकते हो, जितना पॉसिबल नियर बाय रख सकते हो वो करके आपने भेजा। वो भेजा, सीन किया, कोई क्यूज़ देता है और वो भेजा। भेजने के बाद फिर उन्होंने बुलाया, फिर उन्होंने बोला एक बारी और यहाँ देखते हैं, फिर एक बारी और देखते हैं, फिर एक बारी कपड़ों में और लुक टेस्ट में देखते हैं, फिर एक बारी देखते हैं कि क्या दाढ़ी लगाएं कि नहीं लगाएं, कैसे करें। तो धीरे धीरे करके दे कीप डूइंग नंबर ऑफ राउंड्स विद लुक टेस्ट एंड स्टफ। और वो वैसा ही है कि पिरामिड जैसा है कि अच्छा 100 में से मैंने 10 छाट लिए, 100 में से मैंने 50 छाट लिए, 50 में से मैंने 10 छाट लिए, 10 में से मैंने 5 में से मैंने 3 में से 1, वो वैसे ही हुआ। जैसा जब ये ऑडिशन प्रोसीजर पूरा चल रहा था तो क्या ये पता था कि फिल्म में शाहरुख खान है और फिल्म राजकुमार हिरानी की है? जी जी पता था। क्या कुछ उसको लेके, मतलब होता है ना कि राजकुमार हिरानी का नाम आते या शाहरुख खान का नाम आते एक अलग ही ऑरा, एक अलग ही जोन में चला जाता है इंसान, तो उसको लेके कुछ नर्वसनेस थी कि यार इनके लिए कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा? नहीं, इट वाज मोर ऑफ एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज अभी तक जिस तरह के काम थे वो वैसा था कि ये तो काफ़ी बड़ा है और अगर ये मिल गया तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। मतलब इसका क्या होगा नहीं होगा वो बड़ी बात नहीं है, पर यह है कि ये फिल्म हिस्ट्री में याद रखी जाएगी, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये हिस्टोरिकल कॉम्बिनेशन है। तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो कि हिस्ट्री में याद रखी जाती हैं, ये उनमें से एक है। तो आप सिनेमा के सुनहरे पन्नों में कहीं तो दर्ज हो गए, तो उस बात की बहुत ऐसी थी कि अरे यार ये तो कमाल हो गया कि अब आपको प्रॉपर रिकग्निशन और एक्नॉलेजमेंट मिल गया सिनेमा ऑफ इंडिया से।
सो आप अब इस सिनेमा ऑफ इंडिया के पार्ट है, हिस्सा है, ये वाली जो फीलिंग है ना कि ओ मेरा भी हाथ रहा इसमें, तो वो शाहरुख खान के बढ़िया है। साथ पहली मुलाकात? ये पहली मुलाकात तो खैर मेरी बहुत पहले हुई थी उनसे, 2011-12 में। तो उस समय किंगडम ऑफ ड्रीम्स के वो जंगूरा नाम का एक प्ले करता था मैं दिल्ली में। किंगडम ऑफ ड्रीम्स के वो थे एम्बेसडर थे। तो तब आए थे, उन्होंने शायद हमारा शो वो भी देखा, तो बैक स्टेज पे आए तो सबको हाय हाय करते हुए, देन सडनली उन्होंने देखा तो मेरे से हाथ मिलाया। तो मेरा शो देख रहे थे, मेरा कैरेक्टर पसंद आया होगा, और शायद इतने बहुत सारे डांसर्स थे और उनमें से एक ही एक्टर खड़ा था वहाँ पर, तो उन्होंने हाथ मिलाया, मतलब हाथ मिलाया तो मुझे थोड़ी देर के लगा मैं धोऊं कि ना धोऊं हाथ थोड़े इस मोमेंट के लिए लगा, फिर लगा नहीं यार हाथ तो धोने पड़ेंगे बाद में कभी ना कभी तो धोने ही पड़ेंगे पर हाँ, दैट वाज मतलब वो उसी समय ऐसा लगा कि यार ये कितने इंटेंट से देखते हैं। मतलब वहाँ स्टेज पे एक मैं छोटा सा रोल कर रहा था, उन्होंने इंटेंट से देखा, उन्हें इंटेंट से देखकर इसलिए उन्होंने सिलेक्ट किया कि भाई गुड जॉब, एंड ही सेड दैट। सो इट वाज अच्छा, दैट। शाहरुख खान के तो बारे वही में फैन हो गए थे हम तो शाहरुख खान के बारे में कहा जाता है कि वो जिससे एक बार बात कर लेते हैं थोड़ा सा सुकून से या थम कर रुक कर, वो इंसान उसे याद रहता है। जब आपसे जब दोबारा मिले डंकी के टाइम पे, याद था कुछ पुराना, या आपने कुछ उस वक्त का जिक्र किया? उस समय बहुत सारा नहीं, मैंने जिक्र नहीं किया कभी इस बात के बारे में। अच्छा। और कभी हो भी नहीं पाया वो जिक्र, मुझे ऐसा मौका भी फील नहीं हुआ कि मैं सर को बोलूं। बट हाँ, उस समय मेकअप बहुत अलग था, ऐसे लंबे बाल थे, क्लीन शेव था, थोड़ा पतला था, बच्चा भी था, मतलब 10 साल पहले की बात, और ऊपर से उसमें मेकअप इतना, उसमें क्योंकि जंगूरा में तो बहुत कुछ जिप्सी विप्सी बनाते हैं आपको, ऐसे लंबे बाल कर दिए, कुछ लगा दिए या कुछ चीज़ें। सो इतने सारे लोगों से प्लस वो मिलते हैं, तो मैं ये भी नहीं सोचूंगा कि आपने मुझे याद क्यों नहीं किया जाहिर सी बात है, इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता है, और वो सही भी है, और कैसे। तो बट इस बारी मैं उनसे नए तरीके से भी मिलना चाहता था, तो मैं नए तरीके से मिला। मतलब खुद में भी डिफरेंस देखते हैं क्या है। इसके पहले जितना मैंने पढ़ा या देखा है, आप उनके साथ, शाहरुख खान के साथ जब हैरी मेट सेजल करने वाले थे, हाँ राइट? जी। क्या मतलब क्यों नहीं वो कॉम्बिनेशन तब क्यों नहीं आ पाया? उस समय मैं इम्तियाज सर से मिला था, मुझे मुकेश सर ने भेजा था। इनफैक्ट शायद चंदन रॉय सान्याल, मैं और शायद एक और एक्टर्स थे जिनको कंसिडर किया जा रहा था, एंड मुकेश सर ने मुझे बोला था बहुत क्लोज कॉल है, अच्छे से मिलना। इम्तियाज सर से मिल गया, बहुत खुश हो गया, मुझे लगा अरे यार ये तो रॉक स्टार वाले डायरेक्टर, अरे भाई मुझे कुछ होना हो, काम मिले मेरे को मिल के मजा आ गया भाई, ये हो गया मेरा जिंदगी का सेट हो गया मामला। तो इन्होंने सर इतना ही काफ़ी है। तो शायद वो एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म मैंने इतना दिखा दिया था उस समय कि सर को लगा ये मुझसे मिल के इतना खुश हो रहा है, तो पता नहीं शाहरुख सर के सामने खड़ा भी हो पाएगा कि नहीं। सो वो फिल्म जब मुझे मुकेश सर ने बोला, मुकेश सर ने यही बोला कि तू नर्वस हो गया था क्या, बिकॉज शायद तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया कि तुम पता नहीं शाहरुख के साथ काम भी कर पाओगे कि नहीं, हाउ दैट विल यू बी एबल टू स्टैंड। तो मुझे उस समय लगा रही है कहीं वो, मतलब ऐसा लगता है शायद वो फैन वाली फीलिंग भारी पड़ गई, क्योंकि इम्तियाज अली या शाहरुख खान, उनको देख के अंदर का एक फैन जाग जाता है, बिल्कुल जाता है ना? तो उस वजह से शायद कि अगर वो शायद फैन वाली फीलिंग उस समय दबा लेते तो वो शायद रोल मिल जाता। मे बी, बट मैं ये भी कहूँगा कि मे बी ये हो सकता है बात ही हो, और अल्टीमेटली चंदन रॉय सान्याल इज अ ब्रिलियंट एक्टर, अमेजिंग एक्टर, राइट, एंड ही इज अ डियर फ्रेंड आल्सो नाउ। अब तो हम लोगों ने आश्रम भी किया साथ में, अब तो मुझे और पता लग गया कि बहुत ही बढ़िया एक्टर है। एंड रही हम दोनों की बात, तो मतलब वो किसी को भी लेते तो वो फिल्म के लिए सही डिसीजन ले रहे थे, एंड उन्हें एक को चूज करना था, तो उन्होंने एक को चूज किया, उन्होंने भी शॉर्टलिस्ट करके, आप उन दो में तो पहुंचे, और पिरामिड वाला हिसाब किताब है, आप कहीं तो पहुंचे थे। सो उन्होंने भी आपके सीन्स को देख के चूज किया होगा ना कि अरे हाँ यार इसको मैं मिलता हूँ, एंड देन वट एवर ही फेल्ट अकॉर्डिंग टू हिज फिल्म, दे फ्री, प्लस फिल्म मेकर्स हैं, दे फ्री टू टेक एनीवन, तो उन्होंने उनको चूज किया। पर हाँ, मुझे खुशी इस बात की है कि फिर मुझे जो अगली बड़ी फिल्म मिली वो शाहरुख सर के साथ ही मिली, तो मैं अपने दिमाग में ये इस लॉजिक से तो खैर जीत गया। अगर मेरे मन में कभी भी कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ हो कि मैं कॉन्फिडेंट इनफ नहीं रहूँगा किसी बड़े स्टार के साथ काम करने के लिए,
सो उस कॉम्प्लेक्स से मैं थोड़ा उभर गया, अगर वो आया भी होगा अनजाने में। तो इस बार जब शाहरुख से मिले तो वो एक्साइटमेंट दिखाई थी या अंदर थोड़ा सा रोक लिया था कि नहीं दिखाई? नहीं दिखाई थी? बहुत अंदर तो होता था। फूट रहे होंगे बिल्कुल लड्डू। हाँ, तो वो जिटरी विटरी होता था, लेकिन उससे नहीं। शायद राजकुमार सर से भी मिल, राजकुमार रानी जी से भी मिलके ऐसी लगा जिटरी विटरी होता था, समझ में नहीं आता था क्या बात करूँ क्या नहीं करूँ। तो ऐसा लगता कि बेवकूफ़ी वालों के सवाल तो नहीं पूछ रहा हूँ या कुछ तो नहीं, मतलब शांत रहो, अभी शांत रहो, पढ़ते रहो, पहले अपने बैकग्राउंड पे काम करो, समझो चीज़ें, फिर कोई सवाल आएगा तो पूछना। तो हाँ, पर वो फैन वाली चीज़ तो आज भी है। मैं अभी मिलता हूँ तो मैं बिल्कुल ऐसा सावधान में आ जाता हूँ, आर्मी स्कूल से हूँ ना, तो सावधान की पोजीशन आ जाती है। तो ऐसे वाला जाता है यस सर सर, पर सर ही निकलता है फिर ज़बान से। तो हाँ है वो, दैट हैप्पीनेस टू मीट देम वुड नेवर गो, बिकॉज मिलने के बाद तो और ग्रेट लगने लगे हैं ये लोग यार एक्चुअली। एंड व्हाट एन अपॉर्चुनिटी विच मुकेश सर, राजकुमार सर, शाहरुख सर हैज़ प्रोवाइडेड मी, सो आई एम रियली हैप्पी। अभी हम लोग भी इंटरव्यू शुरू होने से पहले बात कर रहे थे और आपने भी कुछ इंटरव्यूज में बात करी मन्नत की। जी, थोड़ा सा बताइए, उस सिक्योरिटी वाली चीज़ नहीं, अरे यार वो नहीं, उसके अलावा जैसे शाहरुख आई थिंक बहुत टेक फ्रेंडली हैं, बहुत गैजेट लवर हैं, तो रोबोट्स वगैरह का आपने भी जिक्र किया था एक आध इंटरव्यूज में। हाँ सर बात कर रहे थे, बिकॉज हमारे एक डीए हैं, उनकी हस्बैंड हैं जो राजू सर के डीए हैं, उनके हस्बैंड जो हैं वो रोबोट्स, मतलब वो इंजीनियर है आईआईटी से, एंड ही वर्क्स इन अ कंपनी जो रोबोट्स बनाती है। वो बच्चों के लिए जो रोबोट्स आते हैं, नाउ दे आर ग्रेडिंग स्लोली, बिकॉज दैट्स द वे ना, आप थोड़ा लोअर लेवल फिर शुरू करते हैं धीरे धीरे। बन तो बहुत हाई एंड के रोबोट्स चुके हैं, बट सोसाइटी को टेक्नोलॉजी के साथ एक्विंट धीरे धीरे वो टाइम होने में टाइम लगता ही है। सो तो वहाँ पर वो सर बात कर रहे थे, इशिता नाम है उनका, इशिता से बात कर रहे थे, एंड उनके ऐसे जो भी ड्राइंग रूम था, हॉल था, उसमें ऐसे चारों तरफ किताबें और कुछ क्या कहते हैं, एंटीक्स वगैरह, या लिटिल शो पीसेस हाँ, विच आर, तो वहाँ पर रोबोट्स भी थे। तो सर बता रहे थे कि दैट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल दीज रोबोट्स, एंड उन्हें टेक्नोलॉजी वगैरह चीज़ें बहुत पसंद है। नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो आई थिंक ही इज़ वेरी गैजेट सेवी तो नहीं कहूँगा, बट टेक सेवी तो हैं काफ़ी, तभी तो इंडिया के बेस्ट VFX की कंपनी उनकी है, एंड ही नोज इन एंड आउट अबाउट इट, एंड वो काफ़ी इंट्रीगिंग चीज़ है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है वो, बहुत मतलब काफ़ी दिमाग लगाने वाली चीज़ है। आई थिंक वेयर एवर जहाँ पर भी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा और वो बॉलीवुड से लेने वाली चीज़ होगी, शाहरुख सर उसमें सबसे टॉप पे होंगे और वो इन्वॉल्व होंगे ही। सो दैट इज़ समथिंग, एंड ही इज़ वेरी प्रोग्रेसिव ऑल्सो। सो जब शाहरुख से मिले, जब हिरानी से मिले, आपके किरदार का ब्रीफ कैसे मिला? क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सा क्यूट सा इंसान है जो सिर्फ हाँ 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 कर रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना नुकुर नहीं करता है। तो ये कैरेक्टर आपको कैसे ब्रीफ दिया गया, मतलब कैसे, और आपने कैसे अडेप्ट किया? और कुछ ऐसा जो आपने खुद से इनपुट डाला हो, जैसे की बात की हो कि इस किरदार में ये थोड़ा जोड़ते हैं, क्योंकि थिएटर के आप पुराने खिलाड़ी रहे हैं, तो उससे कुछ चेंज? राजू सर ने जब कैरेक्टर के बारे में बात करी थी तो काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया, एंड टू दी इफ़ेक्ट कि वो क्या मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए। एंड एक्टर का काम जो है मेरे ख्याल से है, आपको क्या आउटकम चाहिए वो हमें समझ में आना चाहिए। अगर वो समझ में आएगी तो उसके बाद आउटकम कैसे निकालना है उसका प्रोसेस अलग ही होता है, क्योंकि आप इमोशनल फील करें तो इस आदमी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप इमोशनल फील करें, लेकिन मैं इमोशनल फील करके सीन नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज़ द आउटकम ऑफ द होल सीन। तो मेरे को अपनी बैकग्राउंड स्टोरी और बैकड्रॉप पे चीज़ें चाहिए होंगी। तो द काइंड ऑफ एक्टर व्हाट आई एम इज, मैं समझता हूँ कि मैं एक कारपेंटर हूँ, लकड़ी प्रोड्यूसर की है, ठीक है, और डिज़ाइन डिज़ाइनर का है, डायरेक्टर का है बेसिकली। तो आप मुझे बोलो कि इस पर ये कार्व कर दे, एंड मुझे इस तरह की नक्काशी इस पे चाहिए, तो मैं इसको वो मेरी प्रैक्टिस और मेरे उस हाथ पे है कि मैं उसको कैसे काटता हूँ। डिज़ाइन आपका होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, आपने बोला इसको ऐसे काट दे, मैंने ठीक है ऐसे काट देता हूँ। अब वो कैसे अच्छे तरीके से कटेगा ताकि स्मूथ लगे और उसकी इवन क्वालिटी रहे, वो मेरा काम है। तो मैं हमेशा से एज एन एक्टर अपने आप को एक कारपेंटर के तौर पे ही रखता हूँ।
तो ये एक सिनेरियो है जिसमें इट्स अ मैरिज ऑफ लॉट मैनी थिंग्स। तो मुझे खुद भी दिमाग में नहीं होगा कि मैंने क्या चीज़ें डाली होंगी, और मुझे हमेशा लगता है मुझे वहाँ से जो इनपुट मिला मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया। सो वॉट एवर बुग्गूज कैरेक्टर इज, इट्स ऑल इनपुट्स विच आई हैव गॉट फ्रॉम राजू सर एंड समटाइम्स फ्रॉम शाहरुख सर। इनकी इनपुट्स ही थी जिनको रिस्पॉन्ड करके वो कैरेक्टर बना है। यस, आप कनेक्शंस बनाएंगे, चीज़ें करेंगे, अब वो आपकी स्किल है कि आप उसको प्रोड्यूस करेंगे। अब उन्हें चाहिए कि भाई ये किडनी वाला सीन फनी होना चाहिए, राइट, एंड ऐसा लगे कि वो रियल भी हो, ओवर द टॉप ना जाए, बट you should by showing 3 organs, third organ should be that, ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, एंड उसकी एक सीक्वेंस बननी चाहिए और इसका ग्राफ बनना चाहिए। तो ठीक है, अब उसके बैकड्रॉप पे मुझे क्या क्या सोचना है, कैसे कैसे सोचना है, क्या क्या मेरे को सबटेक्स्ट लिखने हैं, वो मेरा काम है, वो मुझे डायरेक्टर नहीं बताएगा। तो वो इट्स अ मैरिज ऑफ बोथ द थिंग्स, हाउ इट हैपेंस। तो ये कहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए अविनाश कि कौन सी मेरी इनपुट थी, कौन सी सर की इनपुट थी। आई थिंक इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव वर्क विच हैज़ हैपेंड, एंड शायद इसलिए हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी है और बड़ा मज़ा भी आता है हम लोगों को। सो राजू सर, आई एन्जॉय राजू सर जब डायरेक्ट करते हैं तो वो बताते हैं, मतलब लो अब उन्होंने फिर बताया, मैं लो आपने बोला हमने दे दिया, आपने बोला बस फटाफट दिमाग में सेटल करके लो एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी आपने फिल्म के वो किडनी वाले सीन का जिक्र किया, तो फिल्म का कोई ऐसा सीन जिसमें सबसे ज्यादा रीटेक लिए गए हो और बतौर एक्टर आपको लगा हो कि अविनाश ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग या ये सबसे ज्यादा मजेदार था? अंडर वाटर सीक्वेंस। ओके, वो चैलेंजिंग तो बहुत था, बिकॉज उसके लिए पानी के अंदर रहकर सांस रोकना, एंड वो एक ही पाइप है ना, और हम लोग को मतलब मैंने तो कभी कैसे वो शैलो सी में जो डाइविंग करते हैं, क्या कहते हैं, स्नॉर्कलिंग करना, स्नॉर्कलिंग मैंने की नहीं कभी, ये पहली बार ही थी। मैं स्विम ज़रूर करता था, स्विमर में अच्छा तैराक हूँ। सो स्नॉर्कलिंग में जनरली वो 1 फीट का पाइप रहता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रोवाइज था मामला, इसका 2 फीट का पाइप रखा था। तो ट्रेनर्स थे ऑफकोर्स, हमारे साथ सारी ट्रेनिंग हुई, सारे एहतियात बरते गए, सब कुछ अच्छे से, एंड लंग कैपेसिटी आपको बढ़ानी थी। उसमें सांस मुंह से ही लेनी है और मुंह से ही छोड़नी है, तो ये सब बड़े टेक्निकल मामले थे। एंड प्लस एक चीज़ कहते हैं नेगेटिव स्पेस। तो नेगेटिव स्पेस वो स्नॉर्कलिंग की जो पाइप होती है वो एरिया है। अब आप जब सांस ले रहे हैं वो खाली तो नहीं हो जाएगा ना, वैक्यूम तो नहीं हो सकता क्योंकि एयर तो रहेगी। तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आई, पर आपने जब छोड़ी तो वो जो नेगेटिव स्पेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाती है। हाँ। फिर आप जब दोबारा लेंगे तो पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, फिर ऑक्सीजन आएगा। तो शरीर में ऑक्सीजन कम जाता है, तो आप लंग्स जो है और खींचते हो कि भाई और कितना है। तो हर बारी, वैसे स्नॉर्कलिंग में 1 फीट की पाइप होती है, पर जो हम कर रहे थे वो 2 फीट की पाइप, तो वो नेगेटिव स्पेस बढ़ गई। तो यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली स्नॉर्कलिंग में जाती है आपके शरीर के अंदर, ये डबल उससे ज़्यादा जा रही थी, डबल हो गई थी इनफैक्ट। प्लस जब स्नॉर्कलिंग करते हैं उसके ग्लासेस होते हैं, तो वो क्या है आपके देखने में विजिबिलिटी के लिए वो करेक्ट कर देता है, क्योंकि पानी डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में आप वो धुंधला दिखेगा, पर वो करेक्ट कर देता है। यहाँ बिना चश्मे वो भी नहीं था। एंड प्लस हम लोग जो शूट कर रहे थे क्लोरीन वाले पूल्स हैं जिसके अंदर आप करेंगे, वो 20 फीट गहरा पूल है जिसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया, 7-8 फीट की डेप्थ पे रख के आपके ने हमको स्विम कराया, हमको वो करवाया। तो ये चीज़ें थी, एंड स्नॉर्कलिंग की प्रैक्टिस होती थी, बहुत चीज़ें होती थी। और वो फिर अंदर बैठे हो तो बैठे हो, बिकॉज एक बार ही सीन लगा और आप अंदर हो, सांस ले रहे हो, एक जना करेक्ट हो गया, दूसरा करेक्ट हो गया, फिर तीसरा करेक्ट हो रहा है, उसको अपनी पोजीशन पे लाना। पानी में कंट्रोल तो है नहीं। आप बॉडी कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, फिर आपके गोताखोर हैं जो आपको बचाने बचने के लिए इधर उधर खड़े हैं, फिर उनको फ्रेम से बाहर करना, फ्रेम सेट करना, बहुत सारे झंझट होते हैं। और उस इतनी सारी चीज़ों में एक्ट करना, अब दिमाग इसमें भी लगाओ कि सीन है, डर है, गोलियां चल रही है, तो ये भी दिखाना है, और यहाँ पर चलो भाई सांस ले पा रहा हूँ कि नहीं ले पा रहा हूँ। तो वो ऊपर नीचे दाएं बाएं करके इट वाज सच अ डिफिकल्ट। रियल में भी किया, फिर उसको थोड़ा सा हमने VFX में भी किया, बिकॉज बहुत ही टिपिकल अंडर वाटर सीक्वेंस, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल अंडर वाटर सीक्वेंस एज एनी अदर फिल्म विल हैव। ठीक है, यहाँ पर तो इम्प्रोवाइज्ड तरीके से आप पानी के अंदर थे, एंड रियलिटी वी डिड दैट। मतलब सच बोलते कि पूरी रात आपको पानी के नीचे चलना है, हम लोग 10-10, 15-15 मिनट तो चलने की प्रैक्टिस हमने कर ली थी,
वी स्टार्टेड विद लिटिल थिंग्स, मतलब कि 5 स्टेप चले बाहर आ गए, पर उसके बाद भी हमने पूरा लोड बांध के, बिकॉज पैर जमीन पे टिकने हैं, पानी में तो ऐसे ऐसे जाएंगे ना, आप फ्लोट होंगे, तो आपको वेट्स बांधे जाते थे। तो अगर एक बारी पाइप गई या पाइप में ऊपर से पानी आ गया, ऊपर आना भी मुश्किल तो पानी आता था सीधा लंग्स में जाता था, तो कैसे जाओगे ऊपर, क्योंकि वेट्स हैं बंधे हुए। तो वो मतलब थे, जैसे ही वो होता था तो कोई पकड़ के आपको फटाफट, 2 लोग गोताखोर जो भी साथ में होते थे, स्टंट पीपल, दे यूज्ड टू पिक यू अप, ऐसे टेक ब्रेथ व्हेन यू आर फीलिंग ओके, तब नीचे लाना, फिर नीचे खींचा। तो वो छोड़ते थे, ढप करके आप नीचे गिर जाते थे, क्योंकि 40 50 किलो आपने बांधा हुआ है। तो ये सीक्वेंस लगभग शूट होने में कितना दिन लगा? आई थिंक ये शायद सबसे लंबा सीक्वेंस होगा जैसा आप बता रहे हैं। यस, बिकॉज इसका 2 दिन हमने वीएफएक्स के लिए काम किया था। उससे पहले ट्रेनिंग इसकी चली थी करीबन 10-15 दिन अलग अलग पूल्स में, और उसके बाद फाइनली अंडर वाटर जो शूट हुआ था वो 2 दिन करीबन शूट हुआ, विच वॉज देयर एट एक पूल है जहाँ पर नेवी वालों का पूल है, जहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है। सो ओवर देयर वेयर ऑल सिक्योरिटी, ऑल सेफ्टी एंड थिंग्स आर देयर, वहाँ पर ये शूट किया गया जनरली। ओके, आपका जितना अभी तक का सिनेमाई सफ़र रहा है वो देखा है, पढ़ा है, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए। कहाँ से शुरुआत हुई, सिनेमा का रुझान कहाँ से आया, कैसे वो घर से निकले, फिर कहाँ पहुँचे, फिर कहाँ, फिर कैसे बॉम्बे, थोड़ा सा ये सफ़र बताइए। होता चला गया, सच बोलूँ तो सिनेमा में आने का मेरा कोई ऐसा प्रेरोगेटिव नहीं था। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं बड़े पर्दे पे देखूंगा अपने आप को। आज भी मेरा कोई ऐसा कुछ, मतलब वो जो एक्साइटमेंट होती है लोगों में, मैं कभी पैदा ही नहीं कर पाया अपने अंदर कि मुझे अपने आप को बड़े पर्दे पे देखना है। वो मैजिक होता है, मेरे को सुनने में अच्छा लगता है, सुन के मेरा भी मन करता है कि मैं ऐसा कुछ बोलूं, लेकिन अंदर से नहीं आता। बोल देता हूँ कभी कभार पर वो जो एक्चुअल फीलिंग ऑफ कि वाह मैंने अपने आप को 70 mm पर, मुझे कभी वैसा फीलिंग नहीं आया। पर हाँ, मुझे शूट करते समय बड़ा किक मिलता है। जब कैरेक्टर मिलता है और कैरेक्टर को मैं होल्ड करके उसे जब रियल लाइफ में ट्रांसलेट करता हूँ, तो मैं उसको रियल लाइफ में ट्रांसलेट करने के लिए मैं उसको लेकर उतर जाता हूँ रियल लाइफ में। तो वैसे ही लोगों से मिलता हूँ, उसी अंदाज में बात करता हूँ, ऑन द फीलिंग साइड ऑफ इट, मुझे उसमें बड़ा किक मिलता है। सो दैट्स व्हाट आई सेड, मोर ऑफ दैट्स व्हाई आई कीप गोइंग टू थिएटर ऑल्सो, बिकॉज थिएटर में ये चीज़ें होती हैं काफ़ी, कि आप दर्शकों के बीच में कूदते हो चीज़ें लेकर। सो ये चीज़ें हैं। एंड क्या सवाल क्या था आपका? मैं पारिवारिक बैकग्राउंड, हाँ, कैसे क्या शुरुआत हुई? तो शुरुआत जब हुई थी एक फेलियर से, एंड उस फेलियर की वजह से इट वाज रियली हार्ड फॉर मी टू गेट एडमिशन एनीवेयर। फेलियर एज इन स्कूल में या क्लास का फेल वाला टाइप से ना? अच्छा, so I flunked my फिजिक्स के एग्जाम्स। ओके। तो उसके बाद अब लगा कि भाई कहाँ एडमिशन होगा, कैसे होगा, साइंस स्टूडेंट था, एंड कंपार्टमेंट आ गई है, इसको रीटेस्ट होगा। तो फिर हाथ पाँव मारना शुरू किया। मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, तो किरोड़ीमल कॉलेज में तब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बेसिस पे एडमिशन होते थे ड्यू में, अभी भी शायद होते हैं। तो मुझे वो मिला, और KMC में मेरा क्लिक किया। उनको मेरे मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं था। उन्होंने सीधा बोला कि भाई ये करना है, बस पास हो जाना। बोला ठीक है, पास हो गए, और आप किरोड़ीमल कॉलेज में फिर नाटक की शुरुआत कर दी। वो नाटक करते करते वहाँ पर मैंने 3-4 साल, इनफैक्ट 1 साल ड्रॉप भी हुआ मेरा। तो 4 साल मैंने जम के थिएटर किया द प्लेयर्स नाम की सोसाइटी में, एंड आई लर्नड थिएटर, माई बेसिक थिएटर की टेक्निक्स, अबाउट सिनेमा, अबाउट फिल्म्स, अबाउट लाइफ, about perspectives of how you should respect other beings also, questioning patriarchy. So lot of things happened. मेरी काफ़ी स्कूलिंग वहाँ पर हुई, समझ में आई चीज़ें। फिर वहाँ से सोचा कि अब तो थिएटर ही करना है, तो मैं NSD जाऊँगा, और NSD जाने का ही सोचा। पहले साल में NSD जाने का सोचा, पर उसके बाद फिर नहीं हुआ, तो मीडिया हाउसेज ज्वाइन किए, वहाँ पर एज एन AD काम किया। पहले गुस्ताखी माफ़ करके एक NDTV में शो आता था, तो वहाँ पपेट्री करता था। उसके बाद 6 महीने वहाँ पपेट्री करी थी, नया नया ही था। कि उसके बाद मैं BBC वर्ल्ड सर्विस ट्रस्ट का एक शो आता था, जासूस विजय, तो उसके पोस्ट प्रोडक्शन में घुसा, तो वहाँ AD बना। फिर वहाँ से मैं जाने वाला था कि एक ब्लू मैंगोस करके एक कंपनी है, वो डिस्कवरी का एक शो बनाते थे,
तब ग्रेट इंडियन वेडिंग करके कुछ था, सो आई वाज सपोज टू डू दैट, बट उसी दौरान NSD सेकेंड अटेम्प्ट में कॉल आ गया और सिलेक्शन हो गया। सो आई वाज लाइक वाह, मतलब अब तो NSD जाना है भाई, यही तो सोचा था। मतलब सेकेंड ईयर मेरा इतना मन नहीं था, पर जब ये हो गया तो अब कैसे छोड़ दूँ जाऊँगा। तो फिर सब छोड़ छाड़ के NSD गया। NSD जाने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें, NSD एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ग्रिल किया जाता है, आपको तोड़ा जाता है। 14 मतलब सोते जागते आप 3 साल यही सोचते हो, यू आर नॉट अलाउड टू वर्क एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट जस्ट बी देयर। इट्स अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, सरकार आपका सारी चीज़ों का ध्यान दे रही है। सो थिएटर आपको तमीज़ से कराती है, और मैं बहुत खुश था वहाँ पर। बट ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल ज़िंदगी में मॉनिटरी थिंग्स ऑल्सो आर वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ज़िंदगी जीनी है, आपको गाड़ी चलानी है, खाना खाना है, शादी करनी है, और आपको मेडिकल एक्सपेंसेस उठाने हैं, चीज़ें बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। तो वो जब यहाँ आए तो ये सारी मतलब फिर धीरे धीरे करके NSD से बाहर निकल के समझ में आया कि यार पैसा ज़रूरी है। तो पैसे की वजह से मीडिया का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर मीडिया में जब घुसे तो शुरुआत में बड़ा ऐसा रहता था कि यार थिएटर और फिल्म अलग अलग है। फिर मुझे लगा अरे क्या दिमाग में सोच के बैठा हूँ, दोनों डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं, दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं, राइट। थिएटर अलग आर्ट फॉर्म है, फिल्म मेकिंग अलग आर्ट फॉर्म है, कंपैरिजन क्यों करना है किसी चीज़ में, और आर्ट में कंपैरिजन कैसा। तो वहाँ पर मैं थोड़ा ठंडा हो गया कि हाँ, नाउ दीज आर आर्ट फॉर्म्स, रिस्पेक्ट बोथ, यू लॉजिकली फाइन, गो हेड। ये है। बाकी फिर 3 साल पहले शादी हुई एंड छोटे मोटे अफेयर्स रहे। ज़िंदगी में यही होता है, प्यार होता है, कुछ समय तक चलता है, फिर समझ में आता है अरे अभी आपको और बड़ा होने की ज़रूरत है, और समझ की ज़रूरत है। आप भी बड़े होते हैं, आपका साथी भी बड़ा होता है। पर हाँ, मैं 40 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैंने 2.5 साल पहले शादी की है, 38 में शादी की। आई थिंक इट वॉज अ राइट टाइम टू गेट मैरिड ऑल्सो। इसके बाद नहीं होती। सो एंड ये लव मैरिज ही है, लव कम अरेंज मैरिज है। एंड माई वाइफ इज़ अ सिनेमाटोग्राफर। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई जो हैं वो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, बट उनका सपोर्ट काफ़ी रहा। जब मैं कॉलेज में भी थिएटर करने लगा तो उन्होंने ये सोचा कि भाई तुम करो। वो अपने टाइम में कभी मॉडलिंग किया करते थे, फिर उन्होंने कॉर्पोरेट जॉब पकड़ लिया। तब MNCs आई थी देश में, सो GE कैपिटल वगैरह सब कंपनियाँ होती थी। सो ही स्टार्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड उनको लगा कि हाँ ये चीज़ ये सही करता है, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। घर वालों ने भी सपोर्ट किया। शुरुआत में थोड़ा सा लगा लोगों की क्या कर रहा है, पर सपोर्ट किया। भैया भी मुझे दे देते थे कि हाँ 6 महीने के अंदर अगर तू कोई अपने बलबूते पे जॉब नहीं लाया तो फिर नहीं, उसके बाद हम ले लेंगे कमान अपने हाथ में। तो वो टारगेट जो उन्होंने रखे बार बार उस पर आप काम करके अचीव करते गए। सो यस, थिंग्स वर मूविंग फाइन। बट हाँ, अब मेरी एक आर्टिस्टिक जर्नी शुरू हो गई है जो कि थोड़ी अलग है बाकी दुनिया से, ये सबको पता है। एंड लॉजिक्स आर्टिस्ट की दुनिया के थोड़े अलग फंक्शन होते हैं। काफ़ी ओपन का कहने का मतलब है काफ़ी क्या कहेंगे, काफ़ी डेमोक्रेटिक है, काफ़ी सारी, बिकॉज इस फील्ड की बेस्ट चीज़ ये है कि आपकी इमोशंस की कदर भी काफ़ी की जाती है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ बीइंग अ काइंड ऑफ पर्सन। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप सोसाइटल जो प्रेशर्स हैं उनको गिवन करके आप जीवन जिए। आप एक थर्ड पर्सपेक्टिव आपको मिल जाता है लाइफ में देखने का, जहाँ आप भेदभाव जो है वो ख़त्म करते हैं। तो वो एक ये दुनिया में ये चीज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया है, जो मुझे लगता है कि आम तौर पे आसानी से नहीं मिलती। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पर बार बार जो है नई नई कहानियों के माध्यम से यही बात करते रहते हैं कि सोसाइटी में क्या चल रहा है और अब क्या होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना, तो आप उसमें कभी कभार खुद का प्रतिबिंब भी देख लेते हो। आपको पता लग जाता है अरे यार ये तो मैं था, या मेरे अंदर ये गलतियां हैं कि ओ ये भेदभाव मैं वहाँ कर रहा हूँ। कभी किसी को छोटा इंसान तो हम बोलते हैं अरे यार तू यार कितना क्यूट सा है, तो हमें समझ नहीं आता है बॉडी शेमिंग है। उस इंसान को तो लग सकता है ना कि अरे यार ये तो छोटा सा है। तो ये इस तरह की चीज़ों के साथ आप अवेयर होते हैं, मोर सेंसिटाइज होते हैं, विच आई थिंक। हकीकत में कोई ऐसा कभी वाकया हुआ जहाँ पे
किसी किरदार के माध्यम से आपको ये समझ आया कि नहीं यार ये चीज़ तो मैं गलत कर रहा था, या उसको मैंने ऐसा बोला था, नहीं बोलना चाहिए था? हाँ, बहुत बारी। बिकॉज आप ग्रो करते हो ज़िंदगी में, कभी कभी आपका बहुत करीबी दोस्त जो होता है, आप उन्होंने और ये है, ये है, और ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये मेरा ना ऐसे ही है, इसका जब बुला आ जाता है, तो आपने मजाक में उसको बोल दिया, उसने बोला यार तू मेरी वैल्यू नहीं रखता है क्या, जब बुलाव आ जाता है या मेरे पे हमेशा मजाक कर रहा है, ये यार ये बड़ा ऐसे ही है यार, ऐसे ही खड़ा। मेरा तो आपके सबसे दिल के अजीज़ होता है, बट आप जनरली दिल के अजीज़ आदमी को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो कि आप उसके बारे में सोचते नहीं हो, उसके इमोशन के बारे में सोचते नहीं हो। आप बोलते जो मैं सोच रहा हूँ वही तो तू सोच रहा है, ठीक है, अरे एक गधा है, वो गधा है, उसको कैसे लग रहा है आप कभी सोचते नहीं हो। तो ये चीज़ें जो हैं उसके बारे में काफ़ी सेंसिटाइज फील होता है। पेट्रियार्की के बारे में काफ़ी समझ में आता है, बिकॉज हम चाहकर भी हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है, और वो इतना हार्डकोर घुसा हुआ है कि हम उसे समझ लें इस एरा में, तो वो अभी इतना काफ़ी है। आई थिंक जनरेशन्स टू कम शायद दे विल चेंज, बिकॉज आप अपने को बदलेंगे तो धीरे धीरे करके फिर शायद आपकी आने वाली जनरेशन बदलेगी, पर बहुत मुश्किल है। वो एक सिनेरियो है। कब और ऐसे मतलब ये फील होता है जो बोल रहे हो अभी आपके, ठीक है, ये जो बोलते हैं ना पितृ सत्ता है नॉल, उस हिसाब से जो चीज़ें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब सच बोलूँ तो कि आपके घर पे जैसे फॉर दैट मैटर खाना बनाने का सेटअप, अब बचपन से आता है खाना बनाना, लॉकडाउन ने तो और सिखा दिया, ठीक है। इनफैक्ट लॉकडाउन वाज सच एन आई ओपनर कि हेलो, जितने इंसान तुम हो उतने इंसान दूसरा भी है। पर घर पे हमेशा मम्मी खाना बना के देती नहीं, ठीक है, क्या खाएगा बेटा, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, हम वैल्यू कर, हमको ये समझ में आ गया कि हमको ये सब चीज़ें वैल्यू करनी चाहिए, चलो हम रिस्पेक्ट दे देते, इतना तक तो इस जनरेशन तक समझ में आ गया है। लेकिन भाई हेलो, आज भी तुम्हें जब खाना बनाना होता है तो किचन में जाने के लिए तुम्हारे पैर अभी भी आलस वाले होते हैं। अग्री। वेराज एक लड़की के पाँव अमूमन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज द नॉर्मल थिंग, बट अमूमन ये देखा जाता है कि अब गर्ल इन द हाउस बोले चाय पियेंगे, चाय ले आते हैं, अ गर्ल इन द हाउस विल गो इनसाइड द किचन एंड विल मेक टी। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पाँव में आलस क्यों आता है। एक वो भी चीज़ है ना जो आमतौर पर सोची बोली या देखी जाती है कि एक लड़की अगर जॉब कर भी रही तो वो आके घर पे खाना बनाएगी, लेकिन लड़का अगर जॉब कर रहा है तो आके आराम करेगा। एंड इट्स अ नॉर्मल थिंग। वो शायद उनके बीच में समझौता भी है, बट वो समझौता आपके आने वाली जनरेशन में ट्रांसलेट होगा। ट्रांसलेट होने के बाद वो समझौता उसने तो नहीं किया था ना, उसके लिए तो प्रीटेक्स्ट बन, उसके लिए तो वो टेम्पलेट बन गया, अब इसको ही फॉलो कर कि यही है, ये नॉर्म बन गया एक। आप बनाते हो खाना अपने घर पे? हाँ बनाता हूँ, पर वही है, मैं भी झगड़ रहा हूँ, मन तो नहीं करता सच बोलूँ तो। लेकिन हाँ अविनाश की कोशिश करता हूँ कि मैं भी बनाऊँ, पर यह भी है कि मेरी वाइफ जितना स्वादिष्ट खाना बनाती है उतना मैं नहीं बनाता। पर हाँ बॉम्बे में तो हम लोग फिर भी मेड्स भी रखते हैं खाना वाना बनाने के लिए, ये भी है। अभी हाल फिलहाल में पिछले 1.5 महीने से नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ तो यही खाना बना रही हैं। पर हाँ ये सिनेरियो है, ये थोड़ा सा लगता है कि यार कहीं तो थोड़ा सा गलत है, लेकिन ठीक है चलने दो, ठीक है। हाँ मतलब स्लोली इट विल चेंज। थोड़ा सा एनएसडी पे वापस चलते हैं। जी। आपने बोला कि एनएसडी में मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाता था, तो कितना रुपए तक मिलता था अगर उस समय की बात करो? जब मेरे टाइम पे 6,000 की स्कॉलरशिप थी। 6,000 नहीं थी, 6,000 मंथली नहीं, मेरे टाइम पे 3,000 रुपये महीने मंथली थी। अब उसमें से वो हमको सरकारी मुआवजे के हिसाब से हमको रहना, हमारा लंच डिनर, ये सब ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ये अच्छा 3,000 प्लस ये चीजें? नहीं 3,000 पर हेड पर मंथ आपको स्कॉलरशिप ग्रांट होती है। तो ये लोग एनएसडी एज अ बॉडी उन्होंने हॉस्टल्स हायर किए हुए हैं, तो वो हॉस्टल की सफाई, आपको एक चादर एक तकिया ऐसा, ठीक है, अलमीरा, कूलर, ये सब देती है। एंड देन बिजली खर्चा, पानी, खाना, 3 वक्त का खाना, और ये सब कर के वो 3,000 में से वो एक पैसा काट लेती है।
सो वो जो 3,000 में से पैसे करता है उसमें कुछ 1500 से 1200 के आसपास आपको स्टाइफंड फिर मिलता है, क्योंकि इस सब का वो सब्सिडाइज अच्छा, लगभग मतलब टोटल अमाउंट 3,000, उसमें से इन सब चीजों को लगभग 1200-1500 रुपए काट के बचा हुआ अमाउंट मिल जाता आपको दे देते हैं। उस बचे हुए अमाउंट में फिर वो आपको पॉकेट मनी मिल गई एक तरीके की, आप उस स्टाइफंड से जो मर्जी करें, क्योंकि खाना वाना रहना तो सब सब वही है। करेक्ट, ठीक है। एनएसडी में जैसे आपका भी वहाँ का सफर रहा है, बहुत सारे सिनेमा, हमारी आज की जो सिनेमा इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री, उसमें बहुत सारे एनएसडी के लोग हैं। तो जब एनएसडी में पढ़ रहे थे, जब वहाँ पे क्लासेस जा रही थी, थिएटर चल रहा था, तो कुछ ऐसा होता था कि यार ये सीनियर है, इनसे बात करके देखें क्या, या एनएसडी के अंदर का माहौल कैसा है? जो शाहरुख खान एनएसडी के वहाँ उनके कैंटीन थी, तो ये सब चीजें वहाँ पे अंदर का माहौल कैसा है? काफ़ी क्रिएटिव है, मतलब सच बोले तो यू आर बॉम्बार्डेड विद सो मच वर्क, और इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए आपको मिलता है। तो पढ़ाई करो, किताब एक पढ़ो, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो करो। तो एक फॉर्मेट भी नहीं है ऐसा कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ थ्योरी करते रहें। प्रैक्टिकल, वो स्कूल पूरा प्रैक्टिस पे बेस्ड है। एक्टिंग इज अ आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो, तो वो उस पर बहुत फोकस करते हैं। और बहुत कुछ मतलब जो करना है आप उसको प्रोजेक्ट को बताइए, क्यों करना है, क्या करना है, किस लिए कर रहे हैं, क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जाइए प्रोजेक्ट पास करवाइए, वो आपको देखेंगे, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स होंगे आपके साथ, एंड यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद दैट। एंड क्लासेस पे क्लासेस, लाइक सुबह 7 से 8 आपकी फिजिकल क्लासेस होती हैं, विच वुड इंक्लूड मूवमेंट, योगा, कथकली, कुडियाट्टम, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं जो कि समय दर समय चेंज होते रहते हैं। ये आपकी सुबह 7 से 8 चलता है, 8 से 9 आपका ब्रेकफास्ट होता है, 9 से ऑनवर्ड्स 1 बजे तक आपकी क्लासेस चलती हैं, जैसे आपको क्लासिकल एंड ड्रामा, या फिर डिपेंड करता है हर साल में, जिसमें आपको थ्योरी क्लासेस चलती हैं, आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस चलती हैं, फिर 1 से 2 आपका लंच होता है, फिर 2 से ऑनवर्ड्स फिर आपकी क्लासेस होती हैं 6 बजे तक, फिर 6 बजे तक होती हैं, 6 बजे आपको छोड़ दिया जाता है, मतलब 6 बजे की कभी कभार एक्सटेंड हो जाती हैं क्लासेस, गो टू 6, 7, 7 बजे भी चली जाती है, 8 बजे भी चली जाती है। 8 बजे के आसपास आपका डिनर का टाइम होता है, आप वहाँ डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद फिर किसी को कुछ और एक्सपेरिमेंटल और कुछ होमवर्क है और ये सब चीज़ें हैं, रिसर्च है, तो वो सब चलता रहता है। सो दिस इज़ द प्रैक्टिस ऑफ एवरी डे। और संडे वनडे कुछ नहीं होता हम लोगों के लिए, हम संडे में अब यू एग्जीक्यूट योर ओन प्रोजेक्ट्स, तो वी हार्डली गेट टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड इन द वर्ल्ड। हम लोग तो ये कहते थे एनएसडी में रहते हुए कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी डिफरेंट प्लैनेट में, या एक छोटा सा गांव है जो कि शहर के बीचों बीच बसा दिया गया है, और हमें कुछ नहीं पता, ना न्यूज़पेपर पढ़ने की सुविधा, ना ये। ऑफ कोर्स चाहते हो इंटरनेट पे आप काफ़ी सारी चीज़ें देखते हो, बट ऑल दी फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड देयर टू दी स्टूडेंट्स, एंड तेरा मुट्ठी भर तो स्टूडेंट्स हैं। अब तो खैर मेरे ख्याल से 26 सीटें हो गई हैं पर ईयर, पर फिर भी 3 साल में कितना हो गया, 60 जमा 6 3 18 78 लोग, 80 लोग एट द मैक्स। तो इतने तो मुट्ठी भर तो स्टूडेंट्स हैं। जब एनएसडी से बाहर आए, कोर्स खत्म हुआ, वहाँ की पढ़ाई पूरी हुई, बॉम्बे, कुछ ऐसा था कि यार ये तो मेरे दिमागी जाले थे जो मैं सोच रहा था सिनेमा के बारे में या बॉम्बे के बारे में, या वैसा ही था जैसे सोचा था? नहीं, बहुत डिफरेंट था। मुझे लगा था बॉम्बे होगा शहर, क्योंकि दिल्ली सुंदर शहर है, काफ़ी खूबसूरत शहर है, मतलब बॉम्बे तो महानगर है ना, तो ये तो पता नहीं क्या खूबसूरत था, न्यूयॉर्क जैसा इमेजिन करते थे हम तो दिमाग में। यहाँ आके देखा तो हमें लगा अबे ये महानगर इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे नगरों का मिक्सचर है। यहाँ आपको एमपी, यूपी, बिहार, तमिलनाडु सब मिल जाएगा एक ही जगह पे, और सब ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स में खचरी पकी हुई है। फिर ये नहीं पता था कि इतनी भीड़, इतने लोग, तो ऐसा लगता था अरे यार कहाँ हैं ये लोग, कहाँ रहते हैं, इतनी भीड़ कहाँ जा रही है लोकलों में इतना भर भर के। सो काफ़ी कंजेस्टेड शहर है। डर भी लगा क्योंकि बॉम्बे में आप किसी को जानते नहीं और लोग इतने सारे हैं, और आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, आपका पड़ोसी तक आपको नहीं जानता। वेराज दिल्ली और बाकी किसी शहर में भी चले जाएं तो हर कोई लेंगे, हाँ जी कहाँ से आ गए, हाँ अच्छा क्या करते हो, अच्छा यहाँ रहने आए हो, ये सब पूछ लेंगे। यहाँ कोई नहीं पूछता। सो वो बर्नार्ड शॉ की एक लाइन याद आ जाती है, उन्होंने किसी नॉवल में कहा था कि जब किसी एक शिप को आप बहुत सारे लोगों से भर दो तो क्या होगा अगर वो शिप कहीं फंस जाए और उसमें सिर्फ लोग भर दो, तो उन्होंने बोला था कि यार पीपल विल डाई ऑफ देयर लोनलीनेस, तो अकेलेपन से मर जाएंगे। तो वो जो बात है वो यहाँ पर आके एकदम से महसूस होती है।
तो नॉट इन नेगेटिव टर्म्स बट हाँ सब बिजी हैं कहीं सब ना बिजी कहीं हैं अपने और आप आपको में। फिर अपनी स्पेस और अपनी फ्रीडम की बात समझ में आती है दैट इंडल्ज इन योरसेल्फ मोर ओवर हियर एंड वो अच्छी चीज़ भी है एज एन आर्टिस्ट तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है सॉलिट्यूड चाहिए होता है अपने आप को समझना चाहिए होता है तो काफ़ी नॉर्मलाइज कर देता है शहर हर चीज़ को जैसे ये प्रैक्टिकल बहुत बनाता है आपको बता देता है बेटा 4 दिन की चांदनी इसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा कब ऐसे और कब ऐसे हो जाए कोई भरोसा नहीं। हाँ सो इट्स कि अभी आपको कुछ मिला और द सेकेंड मोमेंट यू विल बी ऑन द स्ट्रीट्स विद द सेम पर्सन एंड यू विल बी लुकिंग आउट फॉर एन ऑटो स्टक इन द सेम ट्रैफिक जैम सो इट्स सेम। मुंबई आए समझ आए कि यहाँ पे तो अकेलापन है जो भी हम लोग बात कर रहे थे ये सारी चीज़ें सब बिजी हैं। यहाँ पे फिर सिनेमा की जर्नी कैसे शुरू हुई ऑडिशंस वगैरह कैसे मिले कैसे लोगों को अप्रोच किया या मैं कहूँ जो एनएसडी के सीनियर्स थे बहुत रहे हैं अच्छे अच्छे मुकाम पे हैं उनसे कुछ मदद मिली उनसे कोई कांटेक्ट रहा कुछ ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह या कुछ भी किसी भी तरह का मदद कांटेक्ट। मुझे लगता है बॉम्बे इस मामले में बहुत सही है कि यहाँ जो मदद मेरे ख्याल से आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ती है और इतने सारे लोग हैं कि आप यहाँ मेहनत करोगे तो आपको रिटर्न मिलेगा ये बिकॉज लोगों के पास टाइम नहीं है लोगों के पास टाइम नहीं है ये जानने के लिए कि आप कौन हो क्या हो या आप मेरे रिश्तेदार हो या कुछ हो तो वो टाइम नहीं है लोगों के पास आपको आपका काम आता है ना वो देखेंगे और फट से इसलिए चोरी चकारी नहीं है आप देखिए ना शहर में नहीं है क्योंकि फॉर देम टाइम इज़ वेरी कॉन्स्टेंट टाइम इज़ वेरी मूविंग फास्ट और वो हर मोमेंट को ना काम में बिताना चाहते हैं विच इज़ बहुत बढ़िया चाल है बॉम्बे की ये सब चीज़ें जो है किसी से हेरा फेरी 4 गोलीबाजी करना नहीं पीपल आर वेरी स्ट्रेट एंड कट मतलब दे कम टू द पॉइंट वेरी फास्ट ज़्यादा कुछ ऐसा आपको हिलाएंगे नहीं इफ़ दे विल स्टॉल दे विल हैव देयर ओन बेनिफिट्स दे विल हैव देयर ओन लॉजिक्स कि अगर आपको स्टॉल करना है तो उसका पीछे लॉजिक होगा कि हाँ भाई मुझे थोड़ा टाइम बाय करना है बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स विच हैव टू फॉल इन प्लेस पर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला है उस चीज़ के लिए उस चीज़ के हिसाब से विच आई लव द मोस्ट अबाउट बॉम्बे कि हर चीज़ इतनी नॉर्मल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो आपको कभी कभार बुरी भी लगती है कि भाई इतनी कड़क क्यों सीधे इतना सपाट मतलब इतना सपाट वो आपको इट हिट्स यू ऑल्सो ना क्योंकि आदत नहीं है ना उस सब चीज़ों की हमें थोड़ा सा शहद में लपेट के देने की एग्जैक्ट क्योंकि बाकी शहरों में हमने सीखा दिल्ली में तो हमने बहुत सीखा है बात ठीक है कोई भी चीज़ सीधी तो करनी नहीं है मतलब वो सब टेढ़ा ही जाता है खैर तो और ये भी इसलिए कहते हैं कि जो इंसान दिल्ली में सर्वाइव करेगा वो कहीं पे भी सर्वाइव कर जाएगा बिकॉज आउट ऑफ इट सो उस लिहाज से इस बॉम्बे में शुरू में आके हल्का सा चैलेंज फील हुआ क्योंकि हमको लगा यार तू बात ही नहीं करता कोई पूछता ही नहीं है ऐसे कैसे एंड जहाँ तक रही मदद की बात तो हाँ अंदाज़ा मिलता था शहर कैसा है पर मुझे नहीं लगता कि जब शहर इतना कट टू कट काम करता है इतना प्रैक्टिकल काम करता है तो कोई किसी की मदद कर सकता है सिवाय आपके अपने खुद के आप उसके काम के होगे तो वो आपको ले लेगा सो आप यूज़फुल बनो कभी कभार ये भी लगता है ना लोगों को यार मेरा इस्तेमाल कर लिया तब मेरे भाई ने मुझे एक बात बताई थी कि तुम्हें लगता है कि दैट यू गॉट यूज्ड यू गॉट अंडरपेड एंड यू गॉट यूज्ड तो मैंने बोला हाँ तो भाई यूज्ड भी वही चीज़ होगी ना विच इज़ यूजफुल काम की है तो मैंने बोला यार ये बात तो सही है एंड वहाँ से एक बात क्लिक करी कि यार यू हैव टू बी यूजफुल फॉर पीपल यू विल गेट यूज्ड 1 टाइम 2 टाइम उसके बाद ऑटोमेटिकली दिस शहर इज़ नॉट सम शहर विच विल नॉट गिव यू योर ड्यू देर करेगा पर ड्यू ज़रूर देगा ये तो ये तो मेहनत करने का शहर है एंड आप देखिए ना यहाँ पर घर जो है हमारे छोटे छोटे घर होते हैं तो काम करने के लिए आए बॉम्बे कोई रहने के लिए थोड़ा आता है काम करने के लिए आता है तो काम करने के लिए आए एंड काम से जिसको प्यार है उसको शहर से प्यार हो जाएगा। जैसे हम लोग या आमतौर पे क्या होता है कोई कॉलेज का सीनियर होता है तो निकलता है तो कोशिश करता है ना बात करने की कि सर कुछ हो तो जगह कोई वैकेंसी हो कुछ हो तो एज एन आपकी अगर जर्नी जो रही उसमें आपने अपनी तरफ से कोशिश की किसी एनएसडी के सीनियर से बात करने की? हाँ किया बहुत लोगों ने मदद भी करी अलग अलग तरीके से मदद करी किसी ने बता दिया कि यहाँ जाके मिल लो इनसे मिल लो किसी ने बोल दिया अच्छा 4 दिन तेरे पास जगह नहीं है मेरे पास आके रह ले तो उस तरह की मदद हुई ज़रूर हुई मैं भी करता हूँ कोई आता है कोई मेरा दोस्त यार आता है मैं भी बोलता हूँ हाँ भाई आया है चला जा तेरे को है मैं महीने भर के लिए तो यू कैन स्टे विद मी बट वी हैव स्मॉल प्लेसेस पर इतना ही कर पाऊँगा तो ये चीज़ें हुई हैं सो बट
अल्टीमेटली करना आपको ही पड़ेगा। आपको एक आध चीज़ कोई हाथ में ला के दे देगा कि अरे मैं प्रोजेक्ट बना रहा था विक्रम, तो मैं सोच रहा था तुम आ जाओ, ठीक है, थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे, सपोज ऐसा हो गया। फिर क्या, 1 महीने बाद 2 महीने बाद क्या, अब मैं उस इंसान के पीछे तो नहीं पड़ सकता ना, बिकॉज ही वुड, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चीज़ें। सो अंततः आपको ही करना पड़ता है। और आप अगर काम के होगे तो वो इंसान आपको बार बार काम के लिए बुलाता रहेगा। सो इसलिए नो योर जॉब, इफ़ यू नो योर जॉब थिंग्स विल ट्रांसलेट। इसलिए मैं लोगों को जब भी बॉम्बे आने की सोचता हूँ, मैं उनसे ये बोलता हूँ प्लीज़ नो योर जॉब। मेरी एडवाइस रहती है लोगों से कि भाई तुम एक्टिंग करने आ रहे हो, समझ के आओ कि तुम किस लिए आ रहे हो, तुम्हें फेम चाहिए या तुम्हें एक्चुअली में एक्टिंग करनी है। फिर बात समझ लो, अगर एक्चुअली में करनी है तो मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं तुम्हारी मदद भी कर पाऊंगा। फेम का मुझे नहीं पता भाई, बिकॉज दिस इज एन आउटकम ऑफ वॉट एवर यू डू, ये उसके बाद अपने आप आता है, और जब आता है तो उसे बाहों से समेटो, मैं समेटो यही चल रहा है, राइट। और आज है फेम तो आज है, कल नहीं है, बिकॉज समय बदलता है इतनी जल्दी। मूवी, करेक्ट, ये कहते हैं ना हर शुक्रवार को किस्मत लिखी जाती है और मिटाई जाती है वाली चीज़। ठीक है, अभी फिलहाल जैसे शाहरुख के साथ आपकी चर्चा हो रही है क्योंकि डंकी है, इसके पहले आपने अजय देवगन के साथ काम किया है, शाहरुख खान के साथ, अक्षय कुमार के साथ काम किया है, बॉबी देओल के साथ काम किया है। इन लोगों के साथ वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या कुछ सीखने को मिला? इनके बारे में क्या कुछ ऐसा लगा कि ये जो मैं सोचता था ये वैसा ही है या ये वैसा नहीं है? ओवरऑल बेसिस पे सब के सब लोग जो मैंने देखे वो सब काफ़ी डिसिप्लिन थे। तो और जो मैंने पढ़ा था या कहीं सुना था, मैंने ये भी समझा कि यार इन सब को ना अपनी कहानी पता होती है जो उन्हें करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें हैं हवा में, सबके अपने तरीके हैं ऑफ डूइंग देयर वर्क, एंड व्हेन दे ट्रांसलेट इट ऑन द स्क्रीन, वो ऐसे नहीं ट्रांसलेट कर देते, वो किसी वजह से हैं जहाँ वो है। वो वजहें ये नहीं हल्की पुल्की नहीं है, ऐसी ख्वाब में लाई हुई नहीं है, उसके लिए पीछे कड़ी मेहनत है। बी एवरी वन ऑफ देम इज़ फिजिकली वेरी फिट। ये सब बहुत मेहनत करते हैं अपने शरीर पे, एक्सरसाइज करते हैं और सही माहौल में रहते हैं, सही लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट बातें करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हैं जिस जो ये अपने लिए क्रिएट करते हैं, और ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में क्रिएट करना, अपने आप को इस तरह से इस माहौल में रखना। इतने साल तक तभी सस्टेन कर पाए हैं, नहीं तो इट्स नॉट दैट इजी टू सस्टेन हियर। बट आप देखिए ना, हर रोज़ बॉम्बे में कितने लोग आते हैं, कितने आर्टिस्ट आते हैं। सो वो सब चीज़ें हैं जो मैंने मेरे ख्याल से हर आर्टिस्ट से सीखी कि भाई डिसिप्लिन एक तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि डिसिप्लिन अपने लिए काम नहीं करता है, बहुत और लोगों के लिए काम कर जाता है। सब स्केड्यूल हो जाते हैं, आपके हिसाब से चीज़ें मूव करना शुरू हो जाती है, और सब चीज़ की बचत है। एंड नोइंग योर जॉब, आप जो करने जा रहे हो वो इन एंड आउट पूरी प्रिपरेशन होती है। सो वो लिमिटेड टाइम पीरियड, वो जो टाइम है उसकी वैल्यू हो पाती है। दैट्स व्हाट। ये तो चलिए कहीं ना कहीं जो आपने बताया कि कॉमन चीज़ होंगी इन चारों में, या जो भी बड़े ए लिस्टर एक्टर्स हैं। अगर मैं इन चारों की ही बात करूं, अक्षय, बॉबी, अजय एंड शाहरुख, आपके मुताबिक ऐसा क्या है, क्योंकि आपने काम किया है, आप उनको सिर्फ एक्टर बतौर नहीं जानते हो, एज अ पर्सन भी जानते हो, ऐसा क्या है जो इन चारों को एक दूसरे से अलग बनाता है? अजय सर के साथ तो मैंने खैर सिर्फ एक ऐड किया था, तो मैं उनके बारे में तो खैर नहीं जानता ज़्यादा। ओके। बॉबी सर जो हैं, बॉबी सर बहुत ही कंपैशनेट हैं, और ही इज़ अ मतलब बहुत दिल वाला आदमी, बहुत ज़्यादा। एंड अभी एनिमल पे कुछ बात हुई? जब एनिमल पे कोई बात नहीं हुई, बिकॉज उसके बाद वो काफ़ी बिजी रहे। अच्छा। और जब उनका एनिमल खत्म हो तो हम डंकी में बिजी रहे, तो मैंने अब वैसे भी कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सो पर हाँ, एनिमल का जब ट्रेलर आया था तब मेरी उनसे बात हुई थी, एंड बड़े प्यार से, जब मेरी शादी भी हो रही थी इनफैक्ट, उनका एक अलग से मैसेज आया। सो ही इज़ समबडी जो कि बहुत प्यार देने वाला इंसान है, एंड ही इज़ लाइक ऑल हार्ट बॉय, दैट काइंड ऑफ अ मैन ही इज। उनको हमेशा रहता है कि यार तुम लोग आओ ना, मेरे साथ बैठो, इनका हमेशा ही रहता है बॉबी सर का। सो ये तो बॉबी सर हो गए। दूसरे अक्षय सर इज़ वेरी विटी, ऑन पॉइंट, वेरी डिसिप्लिन। सो अक्षय सर के साथ बहुत कट टू कट ही रहा जब भी मैं सेट पे ही मिला, एंड बट वो बहुत विटी थे,
बहुत ज़्यादा वेटी थे, उनके सामने जाने से थोड़ा डर भी लगता है कि यार अभी कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे सडनली आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो आप कभी बहुत कुछ ऐसा हुआ एहतियात में सेट रहते पे हो। या नहीं, कुछ अक्षय प्रैंक भी बहुत करते हैं Prank मोस्टली, करते हैं। कुछ ऐसा कोई शूटिंग सेट पे प्रैंक वगैरह जो आपको याद हो आपके साथ या किसी और के साथ किया हो? नहीं, वो सीन में करते हैं ना, बहुत कुछ सीन में ही कर देते हैं। मैं उसमें एक सीन में हंसता हूँ कि पाजी ये ऐसे कर कर, उसमें फिर मैं हंसता हूँ तो मेरे को देख के मेरी तरह ही हंसने लग गए। मैंने बोला यार ये क्यों कर रहे हैं, और वो सीन में क्यों गुलाब सिंह। मैंने बोला हाँ पाजी सही कह रहे हो, हाँ सही कह रहा है। मैंने यार क्या कर रहे हैं। तो अक्षय सर बहुत विटी है, उनको मजे लेने में बड़े मजे आते हैं एंड गुड फन, उनके साथ बड़ा मजा आता है। इनफैक्ट मैंने उनके साथ एक बार ऐड किया था पहले, तो उसके बाद मैं केसरी में आया तो मैंने उनसे बोला अक्षय सर मैं आपको याद है मैंने आपके साथ ऐड किया था। तो बोला कौन सा ऐड किया था? तो मैंने बोला कि सर हेयर कलर स्ट्रीक्स हेयर कलर का एक ऐड किया था। तो अच्छा तो क्या था? मैंने सर उसमें बॉम्ब स्क्वाड था और आप 3 लड़कियों के साथ बंधे हुए थे, बॉम्ब लगे हुए थे। तो अच्छा अच्छा तू क्या कर रहा था उसमें? बॉम्ब लगा रहा था? मैं नहीं, मैं था जिसने वो वायर काटता हूँ जो होता है बॉम्ब स्क्वाड में था। अच्छा वो तू था? चल कोई नहीं, यहाँ क्या कर रहा है? मैंने आपके साथ ये मेरा कैरेक्टर है इसमें। अच्छा ये तू कर रहा है? अच्छा अच्छा सर बेटा मिलते हैं सेट पे। ओके वेरी ऑनेस्ट कि वो नहीं कि अच्छा ओ हाँ याद है वैसा कुछ दिखावा नहीं, वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्टली नहीं याद है, उन्हें नहीं याद है, उन्होंने देखा बोला अच्छा अच्छा फिर ठीक है भाई यहाँ क्या कर रहा है? तो बहुत विटी है ये, मजे लेने के लिए भी करते हैं कभी कभार, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने यार ठीक है, मैंने अपनी बेइज्जती करा ली, जाके पूछे नहीं पूछता। तो शाहरुख सर वैसे हैं कि रजवाड़े हैं वो एक तरीके से, तो आए आपको बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे। ही वुड कम, ही वुड ग्रीट यू, ही वुड मेक यू सेट, ही वुड मेक यू कंफर्टेबल, फीस्ट यू, बातें करेंगे इधर उधर की, आपके बारे में जानेंगे कहाँ से क्या कब कहाँ, बहुत प्यार से मिलेंगे। जब भी मिलेंगे हमेशा गले मिलेंगे, ठीक है, गले मिलेंगे। और कभी कभी ज़्यादा प्यार आता है किसी दिन तो सर पे किस करेंगे। जिस दिन उन्हें सीन बहुत अच्छा लगता है तो पास आके ज़रूर बोलेंगे कि यार आज तूने बहुत अच्छा किया, ऐसा ज़रूर बोलेंगे। एंड बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही लवली एंड चार्मिंग पर्सन ही इज़। फिल्म में विकी कौशल का भी छोटा ही रोल है लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है, मतलब ऑडियंस उस किरदार को लेके निकली है साथ में। विकी के साथ कैसी क्या ट्यूनिंग रही? विकी बाजी तो प्रॉपर पंजाबी मुंडा टाइप्स विकी है या विकी बाजी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही इज लाइक अ बडी। वो आपका मोहल्ले का एक दोस्त नहीं होता जिससे आप रात को सब कुछ काम कुम करके बोलते हो अरे विकी बाहर आना जरा बात करते। वो बिल्कुल वैसी वाली फील देते हैं। तो वो आपसे सारी बातें डिस्कस करेंगे, आपके क्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। हाँ तूने ये किया था, अरे उस समय तूने ये पकड़ा, वो चीज़ बहुत बढ़िया थी, और यार वो मैंने किया उसमें ना मुझे ऐसा लगा, तुझे क्या लगा? मैंने मुझे ऐसा लगा। तो ऐसे करके बात करते रहते। तो बहुत सारी बातें, बहुत विकी सर के साथ तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि यार वो आपका कॉलेज का दोस्त है एंड ही विल ऑलवेज टॉक टू यू लाइक दैट एंड एज ए पर्सन ऑल्सो ही इज़ दैट ईजी। इनफैक्ट वो जो दारू वाला सीन है मुझे विकी सर ने थोड़ी पी और हमें भी बोला थोड़ा तो तुम लोग भी लगाओ, मेरे साथ में अकेले कैसे पीऊँगा? तो बोल रहे अच्छा हाँ एक्चुअली में पिया था? हाँ ऐसे ही कि ताकि तुम जोन में रहो हल्के से। और वो शराब पीने का सीन है तो एक एक्टर के दिमाग में रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कत्ल करने का सीन है तो आप किसी का खून करके आओ, नहीं ऐसी बात नहीं है। बट देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि आप थोड़ा कंट्रोल में आप उस सीन को और ऑथेंटिसिटी के पास पहुंचा सकते हो कुछ करके। तो आप जैसे कत्ल करने का सीन तो हाथ में चाकू तो पकड़ोगे ही ना। तो वो थोड़ी ऑथेंटिसिटी तो आएगी ना उससे, फील तो करोगे, इमेजिन तो करोगे, इमेजिनेशन के बाद ही तो ट्रांसलेट करोगे। तो उस वजह में उस टाइम पे उन्होंने बोला कि सर्दी भी है, तुम लोग थोड़ा थोड़ा मेरे साथ लगाओ, हम लोग सीन करते साथ। ठीक है। तो है विकी सर वैसे है कि आओ पैरिटी में आओ, ठीक है। आप 2000 वोडका पिलाते हैं। मतलब वो शूट के साथ ही वो चल रहा है विकी के साथ, मतलब वो हाँ, एक है फन एलिमेंट, बट इट इज ऑल टुवर्ड्स द वर्क। मतलब वो वैसा नहीं है कि दारू पी के आउट हो गया, दारू पी लिया तो सीन नहीं होगा, ना वो नहीं है। इट इज ऑल टू द इफेक्ट ऑफ दैट, सो विच आई थिंक यू आर एन एक्टर एंड आपको अपनी लिमिट और अपनी सीमा, अपना बैलेंस आपको समझ में आना चाहिए।
आपने कभी किसी काम को हैम्पर नहीं किया, आपने किसी का टाइम खराब नहीं किया, एंड यू हैव ट्रांसलेटेड योर सीन्स फास्टर एंड ब्यूटीफुली. सो एनीथिंग व्हिच इज हेल्पिंग द शूट. ग्रेट. डंकी की ही क्योंकि बात है, एक्टर्स की बात हुई है, राजकुमार मतलब आपका सिनेमाई करियर 2013 मटरू की बिजली का मंडोला से लगभग शुरू हुआ, लगभग 10 साल हो चुके हैं. राजकुमार हिरानी के साथ काम करना एज अ डायरेक्टर, आपको क्या लगा कि उनका मैजिक कहाँ अलग है बाकियों से? बहुत प्रिसाइज है. एंड द सीन्स व्हिच ही राइट्स, वो इतने इनोसेंस और विटी जोक्स होते हैं सर कि उफ, मतलब ये और उन जोक्स को ट्रांसलेट करना भी बहुत मुश्किल होता है. पर क्या क्या चीज़ें हर बारी कुछ ना कुछ एक नया एंगल, एक कुछ निकाल के लाते हैं सर, और नई बात निकाल के लाते हैं, जो कि बहुत ही कमाल है. राइटिंग पे इतनी बढ़िया पकड़ और इतना बढ़िया काम करते हैं सर कि ही नोज व्हाट ही वांट्स, और बहुत ही प्रिसीजन में उनको चाहिए. ही इज़ लाइक मिस्टर परफेक्ट. तो वो है. अच्छा, हर कदम काफ़ी सोचा समझा होता है. राजकुमार हिरानी की ही बहुत मतलब काफ़ी फिल्में उन्होंने हिट दी हैं, जिसमें से एक मुन्ना भाई सीरीज भी है जी. अब उसका थर्ड जो पार्ट आना है, उसका करीब आई थिंक 8-9-10 साल पहले या कुछ सालों पहले एक छोटा सा टीजर टाइप आया था, मुझे नहीं पता आपने देखा है नहीं, जहाँ पे इंग्लिश को लेके बातें चल रही थी कि वो अमेरिका जाएंगे और वहाँ मुन्ना और सर्किट अमेरिका जा रहे हैं टाइप्स. अब जब डंकी रिलीज हुई तो सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने इसे मुन्ना भाई का ही डायल्यूटेड वर्जन बोला कि मुन्ना भाई 3 जो आ रही है, क्योंकि इसमें भी इंग्लिश का सीन है, काफ़ी सारी इंग्लिश का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. और जो तीसरे का जो टीजर आया था छोटा सा काफ़ी टाइम पहले, उसमें भी वही था. इस पे कुछ रिएक्शन? मुझे आइडिया ही नहीं है इस बात का जो आप मुझसे पूछ रहे हो जी. और इनफैक्ट मैंने ये बात नहीं सुनी अभी तक Okay. कि मुन्ना भाई का वर्जन है कुछ है. बाकी हाँ, इंग्लिश इज़ अ वेरी, मतलब लैंग्वेज के ऊपर तो बहुत बड़ा कमेंट है ही यहाँ पर, बिकॉज जैसे एक स्टेटमेंट है कि भाषा क्या है, एक माध्यम ही तो है बात रखने का. उस भाषा के बेसिस पे भेदभाव तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो माध्यम है. आपकी भाषा अलग है, मेरी भाषा अलग है, और ये भाषा है, ये कोई कंपटीशन थोड़ा ना है. हमने इसे कंपटीशन बना दिया है. दैट इज़ हाउ वी लुक एट वर्ल्ड. इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें हमने कंपटीशन बना दिया है, जो कि इसलिए कंपैरेटिव्स होते हैं. तो आर्टिस्ट को तो खैर बहुत ही तकलीफ होती होगी, मुझे ऐसा लगता है. किसी भी एक आर्टिस्ट को ऐसा लगता होगा यार अब ये उससे अच्छा या बुरा कैसे बताऊं, ये वो है और ये है. मतलब आपने 2 घड़े बनाए, बोले ये अच्छा घड़ा है, दूसरा बोलेगा ये अच्छा घड़ा है. वो तो आपकी आय और पर्सपेक्टिव पे है ना. उसने तो उतनी शिद्दत से दोनों घड़े बनाए. कंपटीशन का जिक्र किया, आर्टिस्ट का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं जो फिल्में हैं उनको हिट या फ्लॉप मापने का जो पैमाना है वो बॉक्स ऑफिस माना गया है. सालार रिलीज हुई है डंकी के साथ, जिसका कंपैरेटिवली बॉक्स ऑफिस बहुत ज़्यादा है डंकी के कंपैरिजन में. कहीं ना कहीं बतौर एक्टर या डंकी का पार्ट होने के नाते लगता है कि अगर सालार साथ में रिलीज नहीं होती तो शायद डंकी का बॉक्स ऑफिस ज़्यादा ऊंचा होता. पता नहीं, शायद बहुत ही ये फिर वही सवाल है कि मतलब सबसे बड़ी दिक्कत ये है अविनाश कि हमारे पास ना वैल्यू करने का सिर्फ एक ही सिस्टम बच गया है, एंड दैट इज मनी. अब चाहे बंदा हो, पिक्चर हो, आर्ट हो, साइकिल हो, गाड़ी हो, कुछ हो, वैल्यू करने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ ये है कि पैसा ही एक ओनली माध्यम है. किसी इंसान के बारे में भी जानना चाहिए, वो आर्टिस्ट कैसा है, उसकी नेटवर्थ कितनी है, वो इंजीनियर कैसा है, उसकी नेटवर्थ कितनी है. अच्छा ये कौन सी गाड़ी ले लूँ, उसका पैसा कितना है, इसका पैसा कितना की आ रही है. Whereas I am not deciding on the factors कि मेरे हाथ में मेरे चीज़ों पे क्या कंफर्टेबल है. So जैसे मेरे पास थार है और मुझे लगता है कि यार इससे बेहतर कार हो नहीं सकती. मेरा एक दोस्त है, बोलता है थार बम्पी है, जीप बेटर है, राइट. मैंने बोला यार मुझे नो टैंक जैसी लगती है, दैट्स माई फीलिंग, एंड इट्स नॉट अबाउट मनी. It's about how you feel about the exactly. product. Correct. So it is वो जो बातें हैं कि बट क्या करोगे, आपको वैल्यू ऐसे क्या. अच्छा अब कभी कभी मेरे से भी पूछ लेते हैं मेरे मतलब आसपास दोस्त यार भाई बंधु कुछ कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि अच्छा उसको कितने पैसे मिलते हैं, तुझे कितने पैसे मिलते हैं, अच्छा तो वो बड़ा आर्टिस्ट हो गया. ये कैसे कंपेयर कर सकते हो आप. और आर्ट तो आर्ट है.
या फिर किरदार की लिमिट कितनी है, अच्छा तेरा सीन ज़्यादा उसका सीन कम है, तू बड़ा आर्टिस्ट हो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, मतलब ये ऐसा नहीं देखना चाहिए। सो ये जो कंपैरिजंस हैं, कंपैरेटिव्स हैं, और वो आपकी नेटवर्क्स, आपकी मतलब मॉनिटरी वाला जो सिस्टम है आपको वैल्यू करने का, तो वो उससे ना मैं थोड़ा सा मेरा वो है कि हेलो, हर इंसान अपना जजमेंट रखता है, भगवान ने एक बढ़िया सिस्टम फिट किया है, उसका माइंड, उसका दिल, सो ये उसकी रियलाइजेशन पे है। अब मैं ये कह के ख़त्म नहीं कर सकता आर्ग्यूमेंट कि हाँ डंकी अच्छी सलार से, ये कह के मैं आर्ग्यूमेंट कैसे ख़त्म कर दूँ? जिसको सलार अच्छी लग रही है उसके लिए मैं क्या बोलूँ भाई कि तुम बेवकूफ़ हो? नहीं ना, वो आपकी चॉइस है, आपका टेस्ट है। सिनेमा के लिए पसंद या लव टेस्ट जो भी। हाँ, एग्जैक्टली। सो देयर आर बोथ द फिल्म्स व्हिच आर कोएग्जिस्टिंग। साथ में आने से डिवाइड होगा ऐसा नहीं है, बिकॉज देखने को जो दर्शक है वो दोनों देख सकता है ना। उसको अगर ये भी देख, अगर मैं कंफ्यूज होऊंगा तो मैं बोलूँगा चल इस वीकेंड ये देखता हूँ, अगले वीकेंड वो देख लूँगा, कि अगर मैं पैसे के हिसाब से भी देखता हूँ तो मैं उस हिसाब से डिवाइड कर लूँगा। फिल्म है ही, दोनों फिल्में 3 हफ्ते तक तो चली रही हैं आराम से। इस हफ्ते क्या आया? कुछ भी नहीं आया। ये हफ्ता भी आपके पास देखने के लिए। सो मुझे नहीं लगता कि इतना फ़र्क पड़ता पर्सनली, एंड स्टोरीज वुड हैव बीन सिमिलर, सामने ही होती। वो एक कंपैरेटिव क्रिएट किया है। हाँ, नंबर ऑफ हॉल्स, नंबर ऑफ शोज़ जो है वो ज़रूर अफेक्ट होता है, बट वो कितने समय तक होगा? The films are going to be there for a longer period of time. Both the films are very huge films and exhibitors are there. No other films are coming along. तो ये तो 3 हफ्ते रन करने वाली फिल्म्स तो हैं ही। तो मुझे नहीं लगता कि इसके टोटल ओवरऑल बिजनेस पे इतना फ़र्क पड़ेगा। वो अपने एक्चुअल फिगर्स लेके जाएगी, ये भी अपने एक्चुअल फिगर्स लेके जाएगी। सो वही है। अब एनिमल चली तो चली, अब उस समय एनिमल और सैम बहादुर के बीच में भी ऐसा हो रहा था। करेक्ट। Whereas they both are very different films. अलग ही जॉनर है उनका तो। ठीक है, क्योंकि ये पूरी जो भी बातचीत हुई हमारी पैसे को लेके हुई, तो जैसे आपने भी बोला कि इसकी फीस, उसकी सैलरी, कि वो बड़ा एक्टर, ये छोटा एक्टर, सब पैसे के हिसाब से लोग तय करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपके किसी रोल के लिए कोई फीस को लेके बात ना बनी हो तो आपने छोड़ दिया हो, या सैलरी या किसी भी एक्टर की फीस किस हिसाब से तय होती है, उसका क्या पैमाना है? ये सबका अपना सिस्टम है। आपका क्या है? जिसको जो लगे। मेरा ये सिस्टम है कि हाँ, हर बंदा ग्रोथ चाहता है, राइट? क्योंकि ग्रोथ किस तरह की ग्रोथ? कि मैं बेहतर घर में रहूँ, मेरे पास बेहतर फैसिलिटीज़ हों जीने के लिए, ठीक है? मेरे कल को मेरे घर पे माँ बाप आए तो उनके पास, उनको मैं अच्छे तरीके से यहाँ रख सकूँ, ठीक है? अच्छा खाऊँ पीऊँ, अच्छी सब्जियाँ आएँ, अच्छी दालें आएँ, गुड क्वालिटी स्टफ़। आप हर कोई इंसान एक क्वालिटी लाइफ जीना चाहता है, राइट? एंड क्वालिटी हैज़ इट्स ओन प्राइस टैग टू इट। बार्टर सिस्टम तो है नहीं, तो आप जिस चीज़ के लिए जैसा पे करोगे वो चीज़ आपको वैसी मिलेगी, और थोड़ी जैसे भी आप करते हो। सो फॉर दैट ग्रोथ, एंड एज आई एम एक्सपेंडिंग, टुडे आई गॉट मैरिड, आई हैव अ वाइफ, राइट? वो भी कमाती है, मैं भी कमाता हूँ, पर कल को हमारा बच्चा भी होगा, वो स्कूल जाएगा, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, एंड और भी है, वो अभी लोगों की एक्सपेक्टेशन आपके साथ बढ़ती रहती हैं, रिश्तेदार भी बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सक्सेस के तौर पे, मतलब सक्सेसफुल उनकी नज़र में होने लगते हो, तो थोड़ी थोड़ी डिपेंडेंसी लोगों की आती भी है कि यार हमारा भी देख लेना, कर देना, आएगा तो इसको थोड़ा सा, तो आपको अपने आप को उतना केपेबल इनफ एंड सिक्योर इनफ करना पड़ेगा, बिकॉज मनी कुछ नहीं तो एक सिक्योरिटी तो देता है कि कल को मेरे पास 2 हफ्ते या 2 साल इस शहर में टिकने के लिए मेरे पास पैसा है, तो एक सिक्योरिटी मिलती है, और आप चाहोगे कि यार जहाँ पर काम है वहाँ मैं टिकूँ, लंबा टिकूँ। सो क्या सवाल क्या था आपका? वो इधर उधर चले गए। फीस का, आपकी फीस तय होने का हाँ, तो पैमाने एक तो ये होता है कि अगर मुझे रोल कोई बहुत ही अच्छा लग जाए तो वो तो मैं करूँगा ही करूँगा, बिल्कुल करूँगा। ऑफ कोर्स एक फ़ीस है, नॉर्मल फ़ीस है जो कि मैं चार्ज कर रहा था। अगर मैंने कुछ चार्ज किया और उस किसी प्रोजेक्ट की वजह से कुछ चीज़ अच्छी हुई है, थोड़े आपको भी समझ में आ रहा है, पॉपुलैरिटी बढ़ी है, सो आसपास अपने मैनेजर से, थोड़ा अपने दोस्तों से जो एडीज़ वेडीज़ हैं उनसे डिस्कस करके कि क्या सिनेरियो चल रहा है, तो उस हिसाब से क्या मैं फ़ीस ले सकता हूँ, तो हम लेते हैं। एंड ऑल्सो डिपेंड्स द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट विच यू आर गेटिंग। हर प्रोजेक्ट बड़ा नहीं होगा, ट्रू,
राइट। और हर प्रोजेक्ट 100 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं होगा, आपके पास 10 करोड़ वाले भी आएंगे, 20 करोड़ वाले भी आएंगे, 5 करोड़ वाले भी आएंगे, कहीं कोई ऐसे भी आएंगे यार इंडी फिल्म बना रहा हूँ, है नहीं कुछ भी, वुड यू लाइक टू ज्वाइन। सो मैं इसको बहुत ही आर्टिस्टिक पैमाने पे चीज़ों को रखता हूँ कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस। सो वट एवर आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग, मैं तो वो करूँगा ही। ऑफकोर्स लुकिंग एट द प्रैक्टिकल साइड एंड एक्सपेंसेस ऑफ माई लाइफ, तो मेरे एक्सपेंसेस को भी मुझे महीने भर में मीट करना है। बॉम्बे इज एन एक्सपेंसिव सिटी, किराया दोगे जो भी करोगे। यहाँ रहने के लिए मुझे लगता है एक आम आदमी को नॉर्मली टू लिव अ डिसेंट लाइफ मिनिमम 50 से 60 हज़ार रुपये तो आपका महीने का खर्चा जाएगा ही जाएगा, अगर आप एक नॉर्मल से घर में रहते हो, एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ जीते हो तो उसके अलावा जो लग्जरीज हैं, गोइंग टू रेस्टोरेंट्स एंड हैविंग पार्टीज एंड ऑल दैट सब, इस तरीके का कुछ लाइफस्टाइल बनाते हो तो आप समझ लो आपका लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे जाएगा ही जाएगा। बहुत मतलब है, महंगा शहर है, तो वो एक्सपेक्टेंसी मीट भी आपको करनी होती है। तो इसका एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और दैट्स हाउ इट इज़। बड़ी फिल्म मिलती है तो ऐसा लगता है कि हाँ यार अब ये कोई फिल्म है, तो इसका कुछ परसेंट, जितना परसेंट ये लोग फिल्म में बना रहे हैं तो आप भी तो उस फिल्म को वैल्यू दे रहे हो ना, उस वैल्यू का रेंडिशन वापस होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आर्टिस्टिक तौर पे करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें मॉनेटरी तौर पे करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे मैं पूछ रहा था कि जब किरदार हिट होता है, जब फिल्म हिट होती है, आपके किरदार को पसंद किया जाता है, तो उसके बाद ऑडिशंस का जो सिलसिला है वो कैसे कम होता है? आपका खत्म हो गया या अभी भी होता है कि पहले कैरेक्टर के लिए ऑडिशन होगा या सीधे रोल ऑफर हो जाता है? अभी थोड़ा बहुत पिछले कुछ सालों में ये हुआ है कि कभी कभार रोल्स सीधे ऑफर हो जा रहे हैं, कभी कभार। मैं ओपन हूँ इस आइडिया के लिए कि आप मुझे ऑडिशन के लिए बुलाते हैं, मैंने बुलाइए, आपका काम है टेस्ट करना, करिए, एंड आई एम देयर। आप मुझे अभी भी बुलाएंगे, मैं कल भी ऑडिशन दे रहा था। सो मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे ऑडिशन के लिए आप क्यों बुलाते हैं, मैं तो बड़ा, आई एम नॉट इन दैट जोन। मैं ऑडिशन आप मुझे कभी बुलाएंगे मैं दूंगा, कभी भी दूंगा, वो मेरा काम है। और आप मुझे जज कर रहे हैं कि मुझे मेरा काम आता है कि नहीं आता है, तो ये आपका पूरा हक है, क्योंकि कल को आप पैसे भी तो देंगे उस काम के, है ना। तो मैं आपका काम देखना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली आपने काम किया वो भी देखूंगा, लेकिन उसके बाद मैं चाहता हूँ कि सर आप ये वाला काम एक बार ज़रा सैंपल दिखाएंगे, देख लो भाई क्या दिक्कत है, हम तो काम करने के लिए आए और हम अपने काम के बेसिस पे ही बन रहे हैं। सो ये वाली चीज़ है। हाँ, अब थोड़ा सा ये और चीज़ है कि ऑडिशंस भी हम लोग को थोड़ा ध्यान से देने पड़ते हैं, क्योंकि किसी चीज़ में आप सोच रहे हैं कि, क्योंकि हर एक्टर सारी चीज़ें तो नहीं कर सकता, और ये नहीं है कि उसे इमीडिएटली चीज़ें सब समझ में आ जाए, कोशिश करता है, पर उसे लगता है कि एक चीज़ है जो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो अब ये ज़रूर कॉन्फिडेंस आ गया, मैं स्टेप डाउन करके बोलता हूँ कि ये मेरे लायक नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा ये, एंड आई एम एक्सेप्टिंग इट, आई कैन नॉट चर्न दिस वे। सो कोई ऐसा किरदार जहन में है जो आपने बोला कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा और बाद में हिट हो गया हो, तो लगा कि यार कर लेना चाहिए था अविनाश? नहीं, बाद में हिट ज़रूर हुआ है, पर ऐसा कभी नहीं लगा। जब वो हिट हो गया तो लगा कि यार ये बेस्ट था जो ये कर सकता था। मैं वही बोल रहा हूँ ना, बहुत समय तक मैंने अपने दिमाग के साथ इस बात से लड़ाई करी है कि ये जो एजुकेशनल सिस्टम की वजह से या हमारे दुनिया की सिनेरियो की वजह से ये जो हम कंपटीशन की रेस में दौड़ते हैं, मैंने उसको थोड़ा रीज़न आउट करना शुरू किया, और बहुत साल लगे इस चीज़ को समझने के लिए, कि जानने के लिए, पहचानने के लिए। जान तो गए थे, पर पहचानने में बहुत समय लगा कि आर्ट में कंपटीशन नहीं होता है, आर्ट कभी भी कंपैरेटिव नहीं हो सकती है। वो आर्ट है क्योंकि वो इंडिविजुअली रहती है हमेशा। वो किसी की, आप वैन गॉग की पेंटिंग को गुस्ताव क्लिम्ट की पेंटिंग से कैसे कंपेयर कर सकते हो? वो दोनों डिफरेंट आर्ट्स हैं, भले ही सेम एरा में होंगी, पर कंपैरिजन्स इस चीज़ पे हो सकते कि डिफरेंसेस क्या थे। अच्छे और बुरे में कैसे कंपैरिजन कर सकते हो? वो तो आपका पर्सपेक्टिव है ना, कि आपको क्या अच्छा लगा। सो इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू कंपेयर कि हु इज़ द बेस्ट एक्टर इन द फिल्म। हेलो, सब अपने किरदार कर रहे थे, और ये किरदार कोई और करता तो वो उसके हिसाब से करता। तो बेस्ट एक्टर गुड एक्टर तो नहीं है ना, उसने अपने सीन्स जो उसे मिले उसने वो खूबसूरती से डिलीवर किए, इतना काफ़ी है। और यही है कि उसने जब क्राफ्ट किया तो मज़ा आया, उसने जब क्राफ्ट किया तो मज़ा आया। इतनी तो चीज़ है जो ये समझने में ही हमको बहुत टाइम लग जाता है। ये बिल्कुल वैसे वाला थॉट है, वो पेट्रियार्की से कैसे लड़ोगे,
मैं अंदर ही अंदर लड़ रहा हूँ, और देखते हैं क्या होता है। ठीक है विक्रम, आगे और क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आपके जहां हम आपको देख पाएंगे? एक वेब शो किया था Amazon के लिए, अभी अननेम्ड है, बैंड के ऊपर है, तो बैंड, हाँ, तो या बैंड वाले ऐसा कुछ होगा, अभी नाम प्रॉपरली नहीं है, Amazon पे आएगा वो। एक वो शो किया है, स्वानंद किरकिरे जी हैं उसमें एज ए मेन लीड। अपने अविनाश जो वो हैं, अविनाश कह रहा हूँ, हाँ, सिंगर है, उन्होंने डायरेक्ट किया है। सो ये है अक्षत करके हैं, वो डायरेक्टर हैं उस शो के। OML का प्रोजेक्ट है। उसके बाद एक फिल्म की है लक्ष्मण उत्तेकर प्रोडक्शन जी के वहाँ से, तो उसमें एक मेन कैरेक्टर किया है, विलन है, 2 भाई हैं हम, तो वो किया है। कठपुतली फिल्म्स है वो फिल्म, प्रोडक्शन हाउस। हाँ, वो आएगा। और एक पुराना एक शो मैट मिडास के साथ एक शो किया था, वो आएगा। एक इंडी फिल्म की हुई है, आई होप कि उसको भी उसका ड्यू मिले, एंड वो हरियाणा में शूट की थी, डंकी के दौरान ही शूट की थी, तो एक है बढ़िया सी सर्वाइवल स्टोरी है। सो वो एक फिल्म है। सो आई एम जस्ट लुकिंग आउट फॉर दीज थिंग्स टू कम आउट। और बाकी हाल फिलहाल खाली हूँ, जस्ट लुकिंग आउट फॉर गुड प्रोजेक्ट्स टू कम एंड बेटर वन व्हाट आई हैव डन अर्लियर, उससे बेहतर कुछ मिले। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट थिंग टू हैपन। सो थैंक यू सो मच विक्रम। उम्मीद है जितना आपका 2023 खूबसूरत, प्यारा और धमाकेदार रहा, जो आपने फिल्म्स बताई, जो प्रोजेक्ट्स बताए, 2024 वैसा ही एकदम कड़क मसालेदार रहे। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी बातचीत के लिए। थैंक यू।